हेलो हेलो प्यारे बच्चों, आ जाओ वापस से। स्वागत है लेक्चर नंबर 6 पार्ट 2, है ना। खत्म कर देते हैं इसको ईएमआई को, और इसके बाद क्या शुरू करने वाले? ऑल्टरनेटिंग करंट। क्या शुरू करेंगे प्यारे बच्चों? ऑल्टरनेटिंग करंट। आशा करता हूं कि आपने लास्ट पार्ट बढ़िया से देख लिया होगा। ठीक है, बहुत ही शानदार, चकाचक। चलो अब इस पार्ट को शुरू करते हैं, आ जाओ, है ना। इस पार्ट के साथ आपको डीपीपी भी मिल जाएगी। जो होमवर्क है वो दोनों पार्ट्स के हम एक साथ डिस्कस करेंगे, यानी नेक्स्ट लेक्चर में, है ना। तो पार्ट 1 का होमवर्क हम अभी पार्ट 2 में डिस्कस नहीं करें, पार्ट 1 और पार्ट 2 का होमवर्क एक साथ नेक्स्ट लेक्चर, अगले चैप्टर के नए लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सारे होमवर्क करके रखना। ओके ठीक है सर, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, वाह वाह। अब तो सर क्या पढ़ाने वाले हो यार? ये पीपीटी वही है ना, पीपीटी वही कंटिन्यू कर रहे हैं, है ना। सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस, यही वाला पोर्शन। सेल्फ इंडक्टेंस थोड़ा सा बचा है, और फिर म्यूचुअल इंडक्टेंस करके इसको वाइंड अप करते हैं। ठीक है साहब, बहुत बढ़िया। तो सेल्फ इंडक्टेंस तो पढ़ लिया था ना हमने, वही उसी का एप्लीकेशन चल रहा है। सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है यार? किसी कॉइल में खुद ही के करंट चेंज होने की वजह से, खुद ही का फ्लक्स चेंज होने की वजह से उसमें क्या इंड्यूस हो जाएगा? ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, करंट आ जाएगा, ई बराबर माइनस एल डी आई बाई डी टी। हाँ या ना? तो बेटा सेल्फ इंडक्टेंस कॉइल की एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो अपने ही करंट के चेंज को रेजिस्ट करती है। क्या? कॉइल की एक ऐसी प्रॉपर्टी है सेल्फ इंडक्टेंस जो खुद के ही करंट के चेंज को रेजिस्ट करती है। करंट बढ़ेगा तो भी दिक्कत, क्यों? क्योंकि सेल्फ इंडक्टेंस क्या है? अपने ही चेंज हुए करंट की वजह से आया हुआ इंड्यूस्ड ईएमएफ, आया हुआ इंड्यूस्ड करंट। यस और नो? यस सर। तो सेल्फ इंडक्टेंस बेसिकली इनर्शिया जैसा। इनर्शिया का क्या चाहता है इनर्शिया? कि इनर्शिया मालूम है ना? यस सर, है ना। इनर्शिया ऑफ रेस्ट की भाई कोई बॉडी रुकी हुई तो रुकी ही रहना चाहेगी। इनर्शिया ऑफ मोशन की कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन कर रही तो यूनिफॉर्म मोशन करती रहना चाहेगी। वैसी सेल्फ इंडक्टेंस है कि भाई अगर करंट बढ़ रहा है तो भी दिक्कत, करंट घट रहा है तो भी दिक्कत। तो सेल्फ इंडक्टेंस किसके जैसा है? इनर्शिया के जैसा है। सेल्फ इंडक्टेंस लिख भी दूंगा, सेल्फ इनर्शिया। सेल्फ इंडक्टेंस किसके जैसा है? मास या इनर्शिया के जैसा है। गुरुजी इनर्शिया या मास? इनर्शिया क्या है बेटा? कुछ भी नहीं है, मास को ही, मतलब मास की वजह से ही तो इनर्शिया है। तो आप मास बोलो या इनर्शिया बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, लिख देते हैं कहीं भूल ना जाए। तो सेल्फ इंडक्टेंस यहां लिख देते हैं, काम करते हैं। सेल्फ इंडक्टेंस इज सिमिलर टू, है ना, या फिर ऐसे बोलते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। समझ गए? करंट बढ़े तो दिक्कत, नहीं बढ़े मतलब कि घटे तो दिक्कत, नहीं बढ़े तो दिक्कत नहीं। करंट बढ़े तो दिक्कत, घटे तो दिक्कत। नागपुर की पब्लिक बोले तो तकलीफ। करंट बढ़े तो तकलीफ, करंट घटे तो तकलीफ। सेल्फ इंडक्टेंस जैसी बॉडी चले तो दिक्कत, बॉडी रुके तो दिक्कत, इनर्शिया। तो सेल्फ इंडक्टेंस इज एनालॉगस टू, एनालॉगस मतलब सिमिलर टू, एनालॉगस टू मास स्लैश इनर्शिया, है ना। ये याद रखना, पेपर में कभी कभी क्या करेगा, एजर्शन रीजन में दे देगा। अब आपको समझ में ही नहीं आएगा कि साला मास और इनर्शिया और सेल्फ इंडक्टेंस का क्या लेना देना है ना। एनालॉगस मतलब सिमिलर, एनालॉगस मतलब सिमिलर। ठीक है गुरुजी, जैसा आप बोलो, ठीक है। तो अब वापस चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे जो अपन पढ़ रहे थे। क्या कहना है स्लाइड? सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड। किसका सेल्फ इंडक्टेंस है बच्चों? सोलेनॉइड का। तो उसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला जो हमको याद रखना है, एल। सेल्फ इंडक्टेंस ये सर कितना है? मान लीजिए हमारे पास एक सोलेनॉइड है जिसका रेडियस हो गया आर, लेंथ हो गया एल, ठीक है ना। अच्छा, नंबर ऑफ टर्न्स कितना हो गया बच्चों? नंबर ऑफ टर्न्स हो गया एन, और नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ कितना हो गया? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ भूलिएगा नहीं, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ हो गया स्मॉल एन। हाँ सर, तो ये सारी चीज हमको दे रखी है। एक आइडियल सोलेनॉइड है, या हम मान के चलेंगे वेरी लॉन्ग सोलेनॉइड है, जिसकी लेंथ जो है उसके रेडियस के मुकाबले कैसी होती है? बहुत बड़ी होती है। तो L यानी सेल्फ इंडक्टेंस का वैल्यू फॉर सोलेनॉइड, प्लीज याद रखें बेटा, इस पे सवाल आ चुके हैं ऑलरेडी और फिर से आएंगे, ठीक है। म्यू नॉट स्मॉल एन स्क्वायर ए एल। अब ये स्मॉल एन क्या है? बच्चों को क्या फॉर्मूला क्या याद रहता है? यहां पे तो स्मॉल एन याद रखते हैं, पेपर में जाके क्या हो जाता है, सब गुड़ गोबर हो जाता है, स्मॉल एन की जगह कैपिटल एन। गलत हो गया, ये स्मॉल एन है, कैपिटल एन है गुरुजी, स्मॉल एन। और स्मॉल एन क्या होता है? कैपिटल एन बाय एल। समझ में आ गई बात? ये सर, तो म्यू नॉट एन स्क्वायर ए एल। आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो। क्या मैं कह सकता हूं इसका वॉल्यूम कितना हो गया गुरुजी? वॉल्यूम हो गया एरिया, वॉल्यूम हो गया एरिया, ए हो गया एरिया, एरिया इंटू लेंथ। ए क्या है बेटा? ए क्या है बेटा? एरिया ऑफ सोलेनॉइड। ए क्या है बेटा? एरिया ऑफ सोलेनॉइड। ठीक है सर, है ना। तो वॉल्यूम कितना हो गया? ए इंटू एल। वॉल्यूम कितना हो गया? ए इंटू एल। तो हम लिख सकते हैं इंटू एल वॉल्यूम हो गया, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, म्यू नॉट एन स्क्वायर इंटू वॉल्यूम करके भी लिख सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। या फिर आप चाहो कि भाई हमको तो एक कैपिटल एन और लेंथ के टर्म्स में चाहिए तो भी लिख लो, बट आई वुड सजेस्ट कि आप ये वाला फॉर्म याद रख लो सिर्फ, बाकी एरिया इंटू लेंथ वॉल्यूम हो गया। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, म्यू नॉट, है ना, स्मॉल एन स्क्वायर मतलब कैपिटल एन स्क्वायर बाय एल स्क्वायर इंटू ए इंटू एल। एरिया कितना हो गया बताओ? एरिया ऑफ सोलेनॉइड कितना हो गया? पाई आर स्क्वायर। तो याद रखना कितना हो गया? पाई आर स्क्वायर। मैं फिलहाल को एरिया को ए ही लिखे रहने दे रहा हूं,
तो यहां पे एल से एक एल शहीद हो गया। हाँ जी गुरुजी, एल से एक एल शहीद हो गया। कितना आ गया? म्यू नॉट कैपिटल एन स्क्वायर एरिया बाय लेंथ। तो ये भी फॉर्मूला जायज है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी रूप आपसे पेपर में पूछ सकता है, ये वाला रूप पूछ सकता है, ये वाला रूप पूछ सकता है, ये वाला रूप पूछ सकता है, कोई भी रूप पूछ सकता है। हमें क्या करना है, हमें क्या याद रखना है? सिर्फ एक रूप याद रखे, बाकी तो खटखट 2 सेकंड में डिराइव हो जाएंगे। म्यू नॉट स्मॉल एन स्क्वायर एरिया इंटू लेंथ, तो म्यू नॉट एन स्क्वायर स्मॉल एन स्क्वायर इंटू वॉल्यूम हो गया, और आप स्मॉल एन को कैपिटल एन बाय लेंथ लिख सकते हो। बोलो बेटा ये सर, तो म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाय एल। बोलो प्यारे बच्चों। हाँ जी सर बिल्कुल, बहुत बढ़िया। चले आगे, याद रहेगा ये क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। यस सर बिल्कुल। आगे चलो फिर। अब देखो सवाल पीवाईक्यू का ही सवाल है, कर लोगे सॉल्व? लो साइड में हट गया मैं। एआईपीएमटी ये जो 1993 लिखा है यहाँ पे लिखा है, इसको इग्नोर करो, वहां पे लिख दिया मैंने। इफ कैपिटल एन इज द नंबर ऑफ टर्न्स द वैल्यू ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस वेरीज एज। सोलिनॉइड कॉइल मान लो, सोलिनॉइड मान लो, कोई दिक्कत नहीं। कह रहा है कि कॉइल या सोलिनॉइड के नंबर ऑफ टर्न्स कैपिटल एन है, तो वैल्यू ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस वेरीज एज एन की पावर 0। एन की पावर 0 का मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ एन, बता चुका हूं। एन की पावर 1, एन की पावर 2, एन की पावर -2। क्या आएगा आंसर? गुरुजी अब भी पढ़ा, म्यू नॉट स्मॉल एन स्क्वायर ए एल। स्मॉल एन क्या है? कैपिटल एन बाय, तो स्मॉल एन को लिख दिया कैपिटल एन बाय एल। यस और नो? तो यहां पे किसके प्रोपोर्शन हो रहा है? एन स्क्वायर के, नंबर ऑफ टर्न्स के स्क्वायर के। तो क्या आंसर आएगा बच्चों? थर्ड ऑप्शन एन स्क्वायर आ जाएगा। सही है। ये देखो क्या सड़ा सवाल पूछा था। यही नहीं, अभी और सुनिए, ये वाला सवाल सॉल्व करो तुम जल्दी से। यस कर लो इसको। क्या कह रहा है? इफ नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ऑफ अ कॉइल ऑफ सोलेनॉइड इज डबल। कह रहा है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है ना, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ऑफ कॉइल इज डबल्ड, द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द सोलेनॉइड विल। देखो यार बताओ क्या आंसर होगा? क्या चेंज कर रहा है, कैपिटल एन या स्मॉल एन? गुरुजी स्मॉल एन, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ बता दूं? हाँ सर। म्यू नॉट किसके प्रोपोर्शनल होता है? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ के स्क्वायर के। तो कह रहा है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ डबल कर दिया। तो मुझे एक बात बताओ, म्यू नॉट डायरेक्ट कर लो बिना कलम चलाए, नहीं मजदूरी करो फिर। म्यू नॉट किसके प्रोपोर्शनल है? स्मॉल एन स्क्वायर के, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ के। ये डबल हो रहा है, ये क्या हो रहा है बेटा? एन क्या हो रहा है? डबल। तो डबल का स्क्वायर कितना हो गया? 4 टाइम्स। तो म्यू नॉट कितना हो जाएगा बेटा? 4 टाइम्स हो जाएगा, है ना? अरे एन के प्रोपोर्शनल होता खाली, तो एन डबल करने पर म्यू नॉट भी डबल होता। म्यू नॉट बोल रहा हूं, एक मिनट, म्यू नॉट बोल दिया, सॉरी। ये हो जाएगा आपका एल, है ना? आप भी सोच रहे होंगे म्यू नॉट क्या है ना? एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर, एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर। तो है ना, स्मॉल एन डबल, मान लो अगर ये सिर्फ पावर 1 होती तो हम बोलते हैं एन डबल करने पर एल डबल हो रहा है, एन ट्रिपल करने पर एल ट्रिपल हो रहा है। लेकिन यहाँ पे एन स्क्वायर है, तो डबल करने पर डबल का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, ट्रिपल करने पर 3 का स्क्वायर 9 टाइम्स, है 4 टाइम्स हो गया। इजी है ना? हाँ सर, है तो बहुत ही लल्लू लाल सवाल है। क्या याद रखेंगे? एक कॉइल है या एक सोलिनॉइड है जिसके कैपिटल एन टर्न्स है, लेंथ एल हो गई, तो उसका सोलिनॉइड का जो सेल्फ इंडक्टेंस होगा वो कितना हो जाएगा? म्यू नॉट स्मॉल एन स्क्वायर एरिया इंटू लेंथ। एरिया इंटू लेंथ को वॉल्यूम लिख सकते हैं, बाकी स्मॉल एन को कैपिटल एन बाय स्मॉल एल लिख सकते हैं, यानी नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है सर, आगे चलो। अब देखो इंडक्टर, कुछ याद आया क्या आपको? मैंने आपको बताया था जब मैंने कैपेसिटर पढ़ा रहा था, मैं कैपेसिटर तो मैंने कही थी कि 3 कंपोनेंट होंगे यहां पे सर्किट बाजी में, 3 कंपोनेंट होंगे। एक कैपेसिटर जो कि हमने कहां पढ़ लिया? कैपेसिटेंस में। एक होगा करंट इलेक्ट्रिसिटी में रेजिस्टर, और फिर मैंने बोला था ईएमआई में आएगा इंडक्टर। बस ये वही है, ये वही है इंडक्टर। तो इंडक्टर होता क्या है? कुछ नहीं, करंट कैरिंग कॉइल होती है, ये इंडक्टर होता है। अरे यही इंडक्टर है, इसको कॉइल है ये, क्या है ये? कुछ भी नहीं, एक कॉइल है, उसी को क्या बोल देते? इंडक्टर है। फिर मैंने आपको कही थी, बताई थी कि जो रेजिस्टर होता है वो नालायक होता है। क्यों होता है नालायक? क्योंकि वो कोई एनर्जी स्टोर नहीं करता, उल्टा हीट के रूप में एनर्जी वेस्ट कर देता है। कैपेसिटर जो होता है वो होनहार होता है, वो एनर्जी सेव करता है, स्टोर करता है। किस रूप में? इलेक्ट्रिकल एनर्जी के रूप में। इंडक्टर भी होनहार होता है, क्या करता है? स्टोर्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ, स्टोर्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ, स्टोर्स एनर्जी किस रूप में? इन द फॉर्म ऑफ, बताओ, मैग्नेटिक फील्ड, इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब आप बोलोगे स्टेटमेंट से तो क्या ही सवाल पूछेगा? किस स्टेटमेंट से? इस स्टेटमेंट से कि ये स्टोर करता है एनर्जी को इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन लेट मी टेल यू, एक मिनट बस, है ना, यहां पे मिल जाएगा। ये देख, ये देख क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? एनर्जी ना करंट कैरिंग कॉइल, करंट कैरिंग कॉइल मतलब इंडक्टर, करंट कैरिंग कॉइल मतलब इंडक्टर। एनर्जी ना करंट कैरिंग कॉइल,
करंट कैरिंग कॉइल ही कौन होता है बेटा? कौन होता है तेरा? इंडक्टर। यस सर। कब पूछा था? AIPMT 1998 में, है ना, 1988 में पूछा था, पर कभी भी पूछ सकता है, कभी भी रिपीट हो सकता है। एनर्जी ना करंट कैरिंग कॉइल यानी इंडक्टर स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ, बताओ अभी बताया मैंने, मैग्नेटिक फील्ड। यस सर, ठीक है, डन, है ना। तो यार ये अपन याद रखेंगे। अब वापस चलते इधर, ठीक है, इंडक्टर पे। तो स्टोर्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और इसकी प्रॉपर्टी होती है सेल्फ इंडक्टेंस, जो करंट बढ़ने पर भी दिक्कत, करंट घटने पर भी दिक्कत। करंट बढ़ेगा, सर्किट में करंट बढ़ेगा, जिस सर्किट में ये इंडक्टर हिस्सा है उस सर्किट में अगर करंट बढ़ेगा तो इसको दिक्कत होगी। क्यों दिक्कत होगी? क्योंकि इसके पास एक प्रॉपर्टी है, इसकी फितरत है, और फितरत नहीं बदल सकते आप। यस सर, कुछ भी बदल लो, फितरत नहीं बदली जा सकती साहब। तो इसकी फितरत है सेल्फ इंडक्टेंस की, जो कि सर्किट में बह रहे करंट अगर कांस्टेंट है तो ठीक है, कांस्टेंट नहीं है तो क्या होगा? तो गुरुजी ये उसको अपोज करेगा, बढ़ते हुए करंट को अपोज करेगा उसको कम करके, घटते हुए करंट को अपोज करेगा उसको बढ़ा के। तो यहां पे एक सर्किट बना हुआ है, सर्किट बना हुआ है, बैटरी हो गया, सेल हो गया, है ना। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इज नोन एज बैटरी। यहां पे बैटरी बनी हुई, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल, ये स्विच है, t बराबर 0 पे आपने इसको क्या कर दिया? क्लोज कर दिया, ठीक है। ये रेजिस्टर है, और क्या है बच्चों? ये ऐसे इंडक्टर को, ये सिंबल है इंडक्टर का, है ना, इंडक्टर का सिंबल है। किससे रिप्रेजेंट करते हैं गुरुजी? L से ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो गुरुजी L तो कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन होता है, वही है ये। जैसे कैपेसिटर को C से रिप्रेजेंट करते हैं प्यारे बच्चों, यस सर, रेजिस्टेंस को R से और इंडक्टर को L से। तो अब अगर इस सर्किट में करंट बढ़ेगा तो ये बढ़ते हुए करंट को अपोज करेगा, अगर करंट घटेगा तो घटते हुए करंट को अपोज करेगा। ये ऐसा कुछ दिखाई देता है, स्टोर करता है एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। बोलो समझ में आ पा रही बात? गुरुजी थोड़ा सा और इलैबोरेट करो, और फील दिलाओ कि ये कैसे बढ़ते हुए करंट को कैसे अपोज करेगा, घटते हुए करंट को कैसे अपोज करेगा, वो देखते हैं। ठीक है गुरुजी, देखो इधर बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना। इंडक्टर ही चल रहा है। क्या मैंने आपको बताया था E बराबर LdI/dt सेल्फ इंडक्टेंस वाले पार्ट में कल? यस सर, आपने एक फॉर्मूला हमको डिराइव करवाया था इनफैक्ट, क्या? E बराबर LdI/dt। उसी का इस्तेमाल करके हम इस पे बेस्ड, इस पे आधारित सवाल करेंगे कि सर्किट है, उसके अंदर एक इंडक्टर है, करंट अगर बढ़ रहा है तो ये कुछ कुछ चीजें पूछेगा, करंट घट रहा है तो कुछ कुछ चीजें पूछेगा, ठीक है। ये एक करंट कैरिंग कॉइल है, यानी कि यूं कह लो कि इंडक्टर है, करंट कैरिंग कॉइल है, या यूं कह लो कि मेरे प्यारे बच्चों कौन है ये? कौन है ये? इंडक्टर है। इसमें कुछ करंट फ्लो कर रहा है, आई वो समय के साथ चेंज हो रहा है, वो इसको गवारा नहीं, यानी कि वो इसको कबूल नहीं, वो इसको एक्सेप्टेबल नहीं। क्या एक्सेप्टेबल नहीं? अगर ये करंट समय के साथ चेंज हो रहा है, किस रेट से चेंज हो रहा है? DI/dt रेट से चेंज हो रहा है, तो इसको ये एक्सेप्टेबल नहीं, ड्यू टू द प्रॉपर्टी, ड्यू टू कौन सी प्रॉपर्टी? ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, जो कि इनर्शिया की तरह, ऑब्जेक्ट चले तो दिक्कत, रुके तो दिक्कत, है ना, बस करंट बढ़े तो दिक्कत, घटे तो दिक्कत। तो करंट किस रेट से चेंज हो रहा है? DI/dt। तो इसके अंदर एक करंट में चेंज आने की वजह से इससे खुद की जो फ्लक्स पास हो रही है वो चेंज होगी, जिसकी वजह से एक EMF इंड्यूस होगा, जिसको हम बोलते हैं LdI/dt। हाँ है ना? यस सर। तो अब गुरुजी फटाफट से बता दो, दो केस कौन कौन से हो सकते हैं? या तो करंट डिक्रीज हो सकता है, तो करंट इंक्रीज हो सकता है, और कुछ तो नहीं होगा? नहीं सर। तो अब आप बता दो कि इसका बिहेवियर कैसा होगा जब करंट इंक्रीज करेगा, इसका बिहेवियर कैसा होगा जब करंट डिक्रीज करेगा? फटाफट से बता दो। आओ देखो बताता हूं। यहां पे क्या लिखा हुआ? आई इंक्रीजिंग, यहां पे क्या लिखा हुआ? आई डिक्रीजिंग। आराम से, आराम से। करंट इंक्रीज कर रहा है, करंट क्या कर रहा है? इंक्रीज। सबसे पहले कसम खा लेना, इस तरीके के सवालों में जब भी आपको ऐसे कुछ सवाल देना, इसमें इंडक्टर है, करंट दे रखा है, करंट बढ़ रहा है, करंट घट रहा है, तो सबसे पहले कसम खा लेना कि आप इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालोगे। क्या निकालोगे? इंड्यूस्ड ईएमएफ निकाल लोगे, ठीक है। करंट चाहे बढ़े चाहे घटे, आपको तो बस DI/dt की वैल्यू पुट करनी, L से मल्टीप्लाई करना, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ आ जाएगा। आपका काम है, सबसे पहला स्टेप क्या है? फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। स्टेप 1, फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। यस सर। अब करंट अगर इंक्रीज कर रहा है तो ये बोलेगा कि कैसे इंक्रीज कर रहा है? करंट यहां से आ रहा है, देख करंट यहां से आ रहा है, इसको गोली मारा अभी डिक्रीजिंग को, पहले इंक्रीजिंग देख, करंट यहां से आ रहा है, यस सर, और समय के साथ करंट इंक्रीज कर रहा है। तो इसने बोला ऐसे कैसे? ऐसे कैसे? मैं इसको इंक्रीज नहीं करने दूंगा। इसने बोला अरे मैं इसको इंक्रीज नहीं करने दूंगा, तो ये क्या करेगा? उसको अपोज करेगा। तो ये बैटरी की तरह काम करने लगेगा, एक बैटरी, हाँ एक बैटरी की तरह काम करने लगेगा, जिसका ईएमएफ कितना होगा? वही LdI/dt। लेकिन गुरुजी ये बैटरी की तरह कैसे काम करेगा, यानी कि कौन सा टर्मिनल लेना है, कौन सा नहीं लेना है? ये आई है, या सिर्फ करंट है, करंट इंक्रीज कर रहा है, इसको गवारा नहीं है, इसको एक्सेप्टेबल नहीं है, तो इसने कहा मैं बैटरी की तरह काम करूंगा, जिसका ईएमएफ होगा LdI/dt, वेयर DI/dt इज व्हाट? रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। अब सुनो, इधर से करंट आ रहा है, इधर से करंट आ रहा है, इंक्रीज हो रहा है,
तो इस इंडक्टर को क्या करना, उसको डिक्रीज करना है। तो बढ़ता हुआ करंट है, बढ़ते हुए करंट को, इस साइड करंट बढ़ रहा है, इसको अपोज कैसे करेगा, घटा के। अरे घटा के करेगा ना, यस सर। तो ये इस तरीके की बैटरी की तरह काम करने लगेगा, प्लस माइनस, ताकि ये अपना एक करंट भेज सके, इंड्यूस्ड करंट। इंड्यूस्ड करंट इसके अपोजिट डायरेक्शन में। क्यों अपोजिट डायरेक्शन में? जो ग्रीन कलर से बना है ये कौन सा करंट है, इंड्यूस करंट। देखो ना, इस दिशा से ये व्हाइट एरो से बना रखा है, करंट आ रहा है, बढ़ रहा है। तो अब इसको एक्सेप्टेबल नहीं, तो बोलेगा कि मैं इसको घटाऊंगा। घटाएगा कैसे? अपना इंड्यूस करंट विपरीत दिशा में भेज के, अपोजिट दिशा में भेज के। तो वो कैसे भेजेगा? पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल भेजता है ना, यस सर। तो यहां पे आ गया पॉजिटिव टर्मिनल, यहां पे आ गया नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। और फिर आएगी जब हम आई डिक्रीजिंग देखेंगे। आ जाओ आई डिक्रीजिंग देखते हैं। ओ भाई साहब आई डिक्रीजिंग, ओ पापा जी देखो इधर, यहां पे करंट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। करंट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। अब करंट इधर जा रहा है। ये इंडक्टर बोला कि करंट डिक्रीज कैसे हो रहा है, मुझको ये एक्सेप्टेबल नहीं है। तो फिर से ये कैसे काम करने लगेगा, बैटरी की तरह काम करने लगेगा, सेल की तरह काम करने लगेगा। कितने ईएमएफ वाला, कितने ईएमएफ वाला, एल डी आई बाई डी टी। लेकिन गुरुजी सेल और बैटरी की तरह काम करेगा, कौन सा टर्मिनल कहां लू, नेगेटिव पॉजिटिव। तो सुनो, ये करंट जा रहा है, 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 ये डिक्रीज हो रहा है। इसमें बोला डिक्रीज कैसे हो रहा है, डिक्रीज कैसे हो रहा है, हिम्मत कैसे हुई तेरी डिक्रीज होने की, मैं तेरे को अपोज करूंगा। मैंने आपको बताया था, बढ़ती हुई चीज को अपोज करता उसको कम करते, कम करके। इंक्रीज होती हुई चीज को अपोज करता उसको डिक्रीज करके, और डिक्रीज होती हुई चीज को अपोज करता उसको इंक्रीज करके। तो यहां से यहां करंट जा रहा है, इसने बोला तेरी हिम्मत कैसे हुई डिक्रीज होने की, अब भी मैं तेरे को बढ़ाता हूं। अरे ये बोला भाई तू आदमी है कि मतलब क्या है भाई, है बिन पेंदे का एकदम लोटा, एकदम से वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। बोले भाई मेरा तो नेचर ऐसा ही है, मेरी तो फितरत ऐसा ही है, करंट बढ़े तो दिक्कत, करंट बढ़े तो दिक्कत, करंट घटे तो दिक्कत। नागपुर की पब्लिक बोले तो तकलीफ। समझ में आ गई क्या? देखो अभी करंट इंक्रीज हो रहा था, तो बोले तेरी हिम्मत कैसे इंक्रीज करने की, अभी तेरे को डिक्रीज करता हूं। कैसे डिक्रीज किया? अपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस करंट भेज के। तो प्लस माइनस इधर हो गया, प्लस माइनस, तो प्लस से माइनस जाता ना, यस सर करंट, तो इंड्यूस करंट इधर भेज दिया इसने डिक्रीज करने के लिए। फिर इधर देखो ये आ रहा है, डिक्रीज हो रहा है। बोले तेरी हिम्मत कैसे हुई डिक्रीज होने की, अभी तेरे को इंक्रीज करता हूं। कैसे इंक्रीज करेगा? बोले अरे यार ये करंट आ रहा था, व्हाइट एरो से बना दिया मैंने, आई यस सर। तो अब बोले अब भी तेरे को इंक्रीज करता हूं। इसको इंक्रीज कैसे करेगा, इस डायरेक्शन में जा रहा है, इसको इंक्रीज कैसे करेगा, इसी के डायरेक्शन में, इसी के डायरेक्शन में क्या लगा देगा, इसी के डायरेक्शन में क्या लगा देगा, इंड्यूस करंट। देख क्योंकि इंड्यूस करंट कैसे जाएगा, प्लस से माइनस, प्लस से माइनस, यस सर। तो यहां पे इसने इसी के डायरेक्शन में क्या भेज दिया, करंट भेज दिया। समझ में आ गई बात? हाँ सर ये तो इजी है, ज्यादा दिक्कत नहीं है। तो इसको तो ऐसे याद भी कर ले तो भी कोई दिक्कत नहीं, याद कर लो तो ठीक, नहीं तो समझ लो ना। समझने में कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं सर समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे यहां पे देखो करंट जा रहा है, करंट जा रहा है, करंट जा रहा है। करंट जब बढ़ेगा तो इसको एक्सेप्टेबल नहीं, उसको घटाएगा। घटाएगा कैसे? अपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस करंट लगा के। और अपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस करंट कैसे लगाएगा, ये प्लस ये माइनस, यस सर, है ना, मतलब प्लस से करंट निकलेगा, इंड्यूस करंट, यस सर। अब देखो यहां पे ये करंट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। करंट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, यस सर। अभी डिक्रीज करंट को कैसे अपोज करेगा, इसको बढ़ा के। बढ़ाएगा कैसे? इसी के डायरेक्शन में इंड्यूस करंट लगा के। इसी के डायरेक्शन में इंड्यूस करंट कैसे लगाएगा, हो गया प्लस, ये हो गया माइनस। आप तो मान के चलना कि ये जो सेल और बैटरी की तरह काम करेगा, इसके पॉजिटिव टर्मिनल से क्या निकाल देना, इंड्यूस करंट। जैसे इसके पॉजिटिव टर्मिनल से इंड्यूस करंट निकाल दिया, इसके पॉजिटिव टर्मिनल से इंड्यूस करंट निकाल दिया। सही है, यस सर। पहला स्टेप आप ईएमएफ का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करोगे। मैं आपको इस पे सवाल कराऊंगा और क्रिस्टल क्लियर होगा। यस सर, देख लो इसको, स्लाइड को। चले फिर आगे, आगे बढ़ो। लो भाई आगे बढ़ते। ये देखो पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है यहां पे, वापस से जो मैंने बोला, इफ करंट इन एन इंडक्टर, और बढ़िया से समझ में आ जाएगा। इफ करंट इन एन इंडक्टर एट एन इंस्टेंट इज आई, किसी इंस्टेंट पर यानी इंस्टेंटेनियस करंट आई है और इंक्रीज कर रहा है किस रेट से, डी आई बाई डी टी। अरे उसकी वैल्यू जैसे मान लो 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 4 एम्पियर। तो जब उसकी वैल्यू 1 एम्पियर तब भी तो बढ़ ही रहा है, जब उसकी वैल्यू 2 एम्पियर तभी तो बढ़ ही रहा है ना। तो आई क्या हो गया, इंस्टेंटेनियस करंट हो गया, और डी आई बाई डी टी क्या हो गया, रेट ऑफ चेंज। यस सर। द इंड्यूस्ड ईएमएफ विल अपोज द करंट, बिल्कुल सही, मैंने बताया तुम्हें। इंड्यूस करंट, सॉरी, इंड्यूस्ड ईएमएफ विल अपोज द करंट। हाँ सर, कौन सा करंट, जो सर्किट में करंट है, जो करंट कैरिंग कॉइल से पास हो रहा है, उस करंट कैरिंग कॉइल से पास हो रहा है, जो करंट कॉइल से पास हो रहा है, इंडक्टर से पास हो रहा है, वो बढ़ेगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ उसको घटाएगा, वो घटेगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ उसको बढ़ाएगा। अल्टीमेटली द इंड्यूस्ड ईएमएफ विल अपोज द करंट। इट्स बिहेवियर इज शोन इन द फिगर। अब देखो ये और जूम करके एकदम, है ना, ये और जूम करके देखो क्या सीन है। ये हमारे पास इंडक्टर है एल हेनरी का, यस सर, इसका वैल्यू कितना है, एल। ये करंट है, इंक्रीज कर रहा है किस रेट से, डी आई बाई डी टी, इंक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ डी आई बाई डी टी, इंक्रीज हो रहा है। ये बोलेगा मुझे एक्सेप्टेबल नहीं, रोक,
हिम्मत कैसे हुई तेरी इंक्रीज होने की, अब भी तेरे को घटाता हूं, अब भी तेरे को घटाता हूं। यस सर, तो कैसे घटाएगा, कैसे घटाएगा, ये इंक्रीज हो रहा है तो इसको घटाएगा कैसे, इसके अपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस करंट देके। यस सर, इसके अपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस करंट कैसे देगा, जब ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस। हाँ सर, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या दे देगा, इंड्यूस करंट। और कैसे काम करेगा, वर्किंग एज अ लोड, या यू बोलो कि वर्किंग एज अ बैटरी, है ना, वर्किंग एज अ बैटरी, ठीक है ना। तो ये देखो इस डायरेक्शन में ये बढ़ रहा है, इसको एक्सेप्टेबल नहीं, तो इसने बोला तेरे को घटाता हूं अपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस करंट लगा के। यस सर, अपोजिट डायरेक्शन में, तो हमने बोला कि अगर ऐसे जा रहा है इंड्यूस करंट तो ये क्या हो गया, प्लस, ये हो गया माइनस, और इसका ईएमएफ कितना हो गया, एल डी आई बाई डी टी। एमएफ कितना हो गया, एल डी आई बाई डी टी। समझ में आ गई क्या बात, हाँ सर बिल्कुल सर समझ में आ गई। तो चलें फिर आगे, चलो सवाल कर लेते, देरी किस बात की। ये देखो फाइंड वी ए माइनस, इस तरीके के सवाल आएंगे। क्या मैंने तुम्हें करंट इलेक्ट्रिसिटी में चलने वाला मेथड सिखाया, हाँ सर बिल्कुल, आपने तो बकायदा चलने वाला मेथड, एप्लीकेशंस ऑफ चलने वाला मेथड सब सिखाया, हाँ या ना। यस सर, वो वापस से काम आएगा, बस उसमें किसका लग जाएगा तड़का, उसमें लग जाएगा सेल्फ इंडक्टेंस का तड़का, और लगेगा सेल्फ इंडक्टेंस का तड़का तो अंग अंग फड़का। ओ गुरु ठोको ताली ठोको, क्या कह रहा है, ये सवाल मैं सॉल्व करके बताऊंगा, बाकी फिर आपके लिए खूब सारे सवाल है। देखो एक सवाल ये है, ये आप सॉल्व करोगे अभी, उसके बाद मेरे पास आपके लिए 3 सवाल होमवर्क में है, होमवर्क की अपने पास कोई कमी नहीं है। एक बार सवाल पढ़ लो फटाफट से, ठीक है, पढ़ो, तब तक मैं थोड़ा चाय का आनंद ले लूं। जी गुरुजी पढ़ो तो सही इसको, फाइंड वी ए माइनस वी बी। देखो ए बी, गुरुजी ये सिर्फ एक ब्रांच है क्या, अरे बहुत बड़ा सर्किट होगा, उसकी एक ब्रांच होगी, तो ए से बी कितना करंट जा रहा है, 2 एम्पियर। इंडक्टेंस कितना है इसका इंडक्टर का, 2 हेनरी, कितना है 2 हेनरी। डी आई बाई डी टी दे रखा है 0.5। अच्छा याद रखना, जब भी डी आई बाई डी टी पॉजिटिव होगा, मतलब लाजमी है, ऑब्वियस है, बट ऑब्वियस है डी आई बाई डी टी पॉजिटिव है, मतलब करंट समय के साथ बढ़ रहा है, ठीक है। जब भी डी आई बाई डी टी नेगेटिव है, जब भी डी आई बाई डी टी नेगेटिव, तो करंट समय के साथ घट रहा है। आपको तो पहला स्टेप क्या है, फर्स्ट स्टेप क्या है, फर्स्ट स्टेप, स्टेप 1, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ, फाइंडिंग मैग्नीट्यूड ऑफ, बोलो, है ना, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, ऑफ व्हाट, ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। बोलो बेटा, ये सर इंड्यूस्ड ईएमएफ का मैग्नीट्यूड निकालो। E बराबर एल डी आई बाई डी टी, चाहे डी आई बाई डी टी पॉजिटिव है, चाहे डी आई बाई डी टी नेगेटिव है। ईएमएफ नेगेटिव नहीं हो सकता, ईएमएफ नेगेटिव होने का कोई सेंस नहीं, तो ईएमएफ नेगेटिव नहीं लेना, ईएमएफ हमेशा क्या लेना है, पॉजिटिव। सर डी आई बाई डी टी नेगेटिव हुआ तो नेगेटिव आ जाएगा, अरे मैं क्या बोल रहा हूं, नेगेटिव मत लेना, नेगेटिव आ जाए तो उसको पॉजिटिव मान लेना ईएमएफ को, ठीक है। एल कितना हो गया, 2 हेनरी। डी आई बाई डी टी कितना हो गया, प्यारे हो मेरे प्यारे बच्चे, बता जल्दी से फटाफट मेरे शहजादों, डी आई बाई डी टी हो गया 0.5, तो 2 इंटू 0.5 कितना हो गया, 1 वोल्ट। कितना हो गया प्यारे बच्चों, 1 वोल्ट, कितना हो गया, 1 वोल्ट हो गया, ठीक है। स्टेप 2, अप्लाई चलने वाला मेथड। स्टेप 2, अप्लाई चलने वाला मेथड। सबसे पहले देख लो, सबसे पहले चलने वाला मेथड लगाने से पहले ये देख लो कि भैया कैसे काम करेगा। करंट इधर जा रहा है, करंट इधर जा रहा है, डी आई बाई डी टी पॉजिटिव है, डी आई बाई डी टी पॉजिटिव है, मतलब ये आपको बताएगा नहीं, ये आपको खुद ही समझना है कि डी आई बाई डी टी पॉजिटिव है, मतलब कि करंट क्या हो रहा होगा, इंक्रीज हो रहा होगा। करंट क्या हो रहा होगा, इंक्रीज, करंट इज इंक्रीजिंग, बताएगा नहीं, समझना है। पॉजिटिव है तो इंक्रीज हो रहा है, नेगेटिव है तो डिक्रीज हो रहा है। इधर से इधर करंट जा रहा है, इंक्रीज हो रहा है। बोले तेरी हिम्मत कैसे हुई, बोले अरे यार इसने देख लिया, बोले तेरी हिम्मत कैसे हुई इंक्रीज होने की, अब भी रुक, अब भी रुक, यहीं रुक, तेरे को डिक्रीज करता हूं। बोले अरे यार तू फिर आ गया यार, है ना, ये हो गया 2 एम्पियर। तो ये क्या करेगा बेटा, इसको डिक्रीज करने के लिए क्या करेगा, इसके अपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस करंट लगाएगा। कैसे लगा पाएगा, जब ये खुद ऐसे बैटरी बनेगा प्लस माइनस। हाँ सर बिल्कुल सर, तो इसका ईएमएफ कितना हो गया, है ना। अच्छा अब टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ कंफ्यूजन, टू अवॉइड एन इंड्यू, इस डायरेक्शन में करंट लगाएगा, यस सर। टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ कंफ्यूजन इन द चलने वाला मेथड, मुझे पता है कि इधर इस साइड इंड्यूस करंट लगाएगा, तो ये हो गया पॉजिटिव और ये हो गया नेगेटिव, सही है। कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कहीं आपको लगे कि भाई करंट का डायरेक्शन कौन सा लेना है, करंट का डायरेक्शन यही लेना है, लेकिन ये देखने के लिए कि बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल कहां आएगा, नेगेटिव टर्मिनल कहां आएगा। ये आप देखो कि बढ़ रहा है, इसने बोला तेरी हिम्मत कैसे बढ़ने की, अभी तेरे को घटाता हूं। घटाएगा कैसे, इसके विपरीत डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन इंड्यूस करंट लगा के। कैसे लगाएगा, जब हो जाएगा पॉजिटिव और ये हो जाएगा नेगेटिव, ठीक है। अब लगाओ चलने वाला मेथड फटाफट से, अब लगाओ चलने वाला मेथड। ए से बी, चाय पी लूं मैं तब तक, ए से बी चलने वाला मेथड लगा दो। यस बताओ कितना आंसर आ रहा है, वी ए माइनस वी बी। अच्छा ईएमएफ कितना है, अरे गुरु जी ये ईएमएफ है 1 वोल्ट। चलने वाला मेथड लगा दे ए से बी, तो लिख दे वी ए माइनस वी बी। जल्दी यार बेटा,
चल जल्दी, कितना आंसर आएगा बता। हाँ बेटा बताओ। तो ए से भी चलेंगे गुरुजी, तो ए से भी गए तो लिख दिया वी माइनस ए बी, यस सर। अब यहां पे इंड्यूस करंट तो नहीं देखना, नहीं इंड्यूस करंट देख के कंफ्यूज मत होना, बस आपको तो ये देखना है कि इंड्यूस करंट कौन सी दिशा में बहेगा, सो दैट वी कैन फिगर आउट कि इसका टर्मिनल कैसा होगा, पॉजिटिव का नेगेटिव कैसा, बस दैट्स इट, इतना है ना। ईएमएफ स्टेप 1, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, एल डी आई बाई डी टी लगा के, यस सर। 1 वोल्ट आ गया, तो 1 वोल्ट की बैटरी की तरह काम करेगा कि नहीं करेगा, यस सर। बस अब ये तेरा नॉर्मल करंट इलेक्ट्रिसिटी का सवाल हो चुका है। अप्लाई चलने वाला मेथड, ए से बी गए तो वीए माइनस, ये याद है ये करंट इलेक्ट्रिसिटी में सिखाया था चलने वाला मेथड, वीए माइनस वीबी, वीए माइनस वीबी। तो हम ए से बी जब जा रहे हैं तो हमको तो बस बैटरी मिल रही है, रजिस्टर वगैरह तो ये रजिस्टर नहीं, हम ए से बी जा रहे हैं तो हमको तो बस बैटरी मिल रही है, और हम बैटरी के कौन से टर्मिनल में घुस रहे, पॉजिटिव, तो कितना आ गया 1 वोल्ट, कितना आ गया 1 वोल्ट, डन, यस सर। क्या यही हमारा आंसर है, यस सर, यही हमारा आंसर है, ये हो गया आंसर, देख लो भाई, क्योंकि अगला सवाल फिर तुमने ही सॉल्व करना है, ठीक है। तो एक बार क्विक रिकैप, करंट कैरिंग कॉइल है ना, सही बात है, इंडक्टर है, यहां पे आपको इसका इंडक्टेंस दे रखा है, इससे पास होने वाला कुछ करंट दे रखा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट दे रखा है, करंट का रेट चेंज पॉजिटिव होगा तो करंट बढ़ेगा, नेगेटिव होगा तो करंट घटेगा, ठीक है, यस सर। चलने वाला मेथड लगाने के लिए पहले आपको इसको बैटरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो स्टेप 1 क्या है, स्टेप 1 है कि आप इंड्यूस्ड ईएमएफ का मैग्नीट्यूड निकाल लो एल डी आई बाई डी टी से, डी आई बाई डी टी पॉजिटिव है नेगेटिव है वॉट एवर, ईएमएफ हमेशा पॉजिटिव आना चाहिए, आ गया। मतलब ये 1 वोल्ट की बैटरी की तरह काम करेगा, लेकिन कैसे काम करेगा, ऐसे काम करेगा, ऐसे काम करेगा, उसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि भाई ये करंट है, ये करंट समय के साथ बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, तो इसने बोला तेरी हिम्मत कैसे हुई बढ़ने की, अभी तेरे को घटाता हूं, इधर जा रहा है, कैसे घटाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस करंट लगा के, अपोजिट डायरेक्शन इंड्यूस करंट कैसे लगा पाएगा, जब ये खुद ये पॉजिटिव टर्मिनल होगा और ये नेगेटिव टर्मिनल होगा, और फिर आपने चलने वाला मेथड अप्लाई कर देना है, यस सर। आप तो ये मान के चलो कि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से इंड्यूस करंट निकलेगा, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से इंड्यूस करंट निकलेगा, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से इंड्यूस करंट निकलेगा, तो कभी आपको इसके पोलैरिटी में दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है, ओके। अब अगला सवाल, अब बेटा हो गया, यस सर। देखो फिर आ जाओ देखते हैं, है ना, ये सर्किट का पार्ट है, यहां पे आपको एक बैटरी दे रखी है, तो ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, ठीक है क्या, यस सर। अब ये जो इंडक्टर है, ये जो इंडक्टर है ये कैसे काम करेगा, बैटरी की तरह काम करेगा, तो इसका ईएमएफ निकाल लूं पहले, यस सर, इसका ईएमएफ निकाल लो, कितना, एल डी आई बाई डी टी, एल का वैल्यू कितना हो गया 1, डी आई बाई डी टी कितना हो गया, कह रहा है करंट इज 2 एम्पियर, ठीक है, अच्छी बात है, 2 एम्पियर है, डायरेक्शन दे रखा है, करंट इज 2 एम्पियर एंड इज डिक्रीजिंग एट अ रेट, है ना, तो किस रेट से डिक्रीज कर रहा है, वो इंक्रीज करे डिक्रीज करे, ईएमएफ में तो मैं सर मैग्नीट्यूड पुट करूंगा, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट कितना है 2 एम्पियर पर सेकंड, तो यहां पे लिख दिया 2, तो कितना आ गया बेटा 2 वोल्ट, कितना आ गया बेटा, ईएमएफ इंड्यूस कितना आ गया बेटाओ भैयाओ, इंड्यूस्ड ईएमएफ आ गया आपके पास 2 वोल्ट, इंड्यूस ईएमएफ कितना आ गया बच्चों आपके पास 2 वोल्ट, क्या बोलती पब्लिक, यस सर। अब सर इसका डायग्राम बना ले, हाँ बना लो, लेकिन समझना ये करंट का डायरेक्शन आपको पेपर में दे रखा है, हाँ। अब ये करंट क्या हो रहा है, देखो द करंट इज 2 एम्पियर एंड इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 एम्पियर पर सेकंड, मतलब इधर इधर जा रहा है, बोल रहा है ये देखना ले, इसने देख लिया, ओए बोले ओए तेरी हिम्मत कैसे हुई डिक्रीज होने की, अब भी तेरे को इंक्रीज करता हूं, बोले अरे यार, फिर ये अपना इंड्यूस करंट लगाएगा, इस डायरेक्शन में जा रहा है डिक्रीज हो रहा है, बोले तेरी हिम्मत कैसे डिक्रीज हो रहा है, अब भी इंक्रीज करता हूं, कैसे इंक्रीज करेगा, इसी की डायरेक्शन में इंड्यूस करंट लगा के, यस सर, इसी की डायरेक्शन में इंड्यूस करंट लगाएगा, इसी के, एक मिनट पूरा, इसी के डायरेक्शन में इंड्यूस करंट अगर लगाएगा, ये 2 वोल्ट हो गया, ये 1 ओम हो गया, ये पी हो गया, गुरुजी आप या तो पहले लिख लो, तो डायग्राम बना लो, या तो बोल लो, अरे सुन तो सही, अगर ये इसी के, मतलब आप देखो ना, इसको डिक्रीज हो रहा है, तो इसको अपोज करेगा, इसको इंक्रीज करके, कैसे इंक्रीज करेगा गुरुजी, इसी की दिशा में इंड्यूस करंट देके, तो कैसे हो जाएगा, हाँ सर ऐसे ही तो हो जाएगा, और क्या, माइनस प्लस, क्यों माइनस प्लस, क्योंकि ये प्लस से निकलेगा इंड्यूस्ड करंट, तो इंड्यूस्ड करंट इसी करंट के डायरेक्शन में, ताकि इसको बढ़ा सके, क्योंकि इसको अपोज करना है, डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज होते हुए करंट को कैसे अपोज करेगा, उसको बढ़ा के, यस सर। तो भाई बढ़ाएगा कैसे, पॉजिटिव टर्मिनल से इंड्यूस करंट निकालेगा, हो गया, है ना, खेल खत्म, पैसा हजम, सवाल हो गया झमाझम। ई कितना हो गया 2 वोल्ट, यहां पे लिख दिया आपने 2 वोल्ट, बस चलने वाला मेथड अप्लाई कर दो। कहां से कहां चल रही है, पी से क्यों चल रही है, तो पी से क्यों चल रही है, तो वीपी माइनस वी क्यू, अरे आप कहां से कहां चल रही है, कहां से क्या चल रही है, पी से क्यू चले ना, पी से क्यू, यस सर, तो वीपी माइनस वी क्यू इज इक्वल्स टू, अब आप चल रहे हो, बैटरी का कौन सा टर्मिनल मिला पॉजिटिव, तो लिख दिया प्लस 2 वोल्ट, यस सर। का रेजिस्टेंस मिला, क्या करंट साथ में चल रहा है, याद आया, हाँ सर याद आया, करंट साथ में चलता है तो प्लस आई आर, यस सर, तो करंट साथ में चल रहा है तो प्लस आई आर, प्लस आई इंटू आर, 2 इंटू 1, फिर आप चल रहे, बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल मिला तो -2 पहुंच गए क्यों पर, यस सर, +2 -2 शहीद हो गया,
वीपी माइनस वी क्यू कितना आ गया गुरुजी? 2 वोल्ट आ गया। कितना आ गया बच्चों? 2 वोल्ट। क्या यही आंसर है? 2 वोल्ट वीपी माइनस वी क्यू। यस सर। सर हमारा भी आ गया था, इसमें कौन सी बड़ी बात है? तो ये तो बहुत अच्छी बात है भाई, आ गया था तो देख लो इसको फटाफट से। हाँ है ना? चलो एक काम करते हैं, आत्मा की शांति और मन की तसल्ली के लिए जो 3 में से 3 होमवर्क सवाल है उसमें से एक अभी कर लेते हैं, 2 आप होमवर्क में कर लें। ठीक है सर, ये अच्छा है सर, ये बड़ी अच्छी बात कही आपने। ठीक है चले? हाँ सर चलो देखो लो भाई, अब ये सवाल है आराम से, होमवर्क में लिखा था पर ये होमवर्क में हटा दे रहा हूं, होमवर्क नहीं, आप तो अब भी सॉल्व करो। इसके बाद वाले जो 2 सवाल है वो आप होमवर्क में ले लेना। अब देखो भाई आराम से, पहले देख लो क्या कह रहा है, फाइंड वी माइनस वी बी। अब आपको ये दे रखा है, ए दे रखा है, वो बी दे रखा है, यहां से 5 एम्पियर करंट जा रहा है, 2 हेनरी का इंडक्टर है, 2 ओम का रेजिस्टर है, माइनस 10 वोल्ट की बैटरी दे रखी है, 2 ओम का रेजिस्टर दे रखा है, ए माइनस बी पूछा है, 5 एम्पियर यहां जा रहा है, डी आई बाई डी टी कितना दे रखा? डी आई बाई डी टी -1। माइनस का मतलब क्या हो गया? माइनस का मतलब हो गया डिक्रीजिंग विद टाइम। अब आप देख लो, आप जानो, आपका काम जाने, आप तो मुझे इसका आंसर बता दो निकाल के। ठीक है सर बता देते हैं फटाफट से, खटाखट से। देखो मैं साइड में हट गया बेटा, आपको सॉल्व करना है। ठीक है आ जाऊं मैं? हाँ जी सर आ जाओ। देखो भाई, देखो भाई काम करते हैं फटाफट से। स्टेप फर्स्ट, फाइंड ईएमएफ। तो मैंने यहां पे सबसे पहले तो डायग्राम दोबारा बनाया, ए है ना, इसको बोल दिया मैंने भाई ईएमएफ कितना लगेगा। अच्छा काम करूं, कॉपी करके सॉल्यूशन लिख लूं? हाँ सर, इसको खराब मत करो प्लीज, रिक्वेस्ट है सर, दिल से बुरा लगता है भाई, समझ के बोल रहा हूं। इधर देखो भाई ईएमएफ कितना हो गया? एल डी आई बाई डी टी। यस सर। तो गुरुजी तो एल कितना हो गया? 2 हेनरी। यस सर 2। डी आई बाई डी टी गुरुजी माइनस तो नहीं, तेरे को मैंने 1000 करोड़ बार बोल दिया कि डी आई बाई डी टी पॉजिटिव और नेगेटिव हो, ईएमएफ का सिर्फ मैग्नीट्यूड निकलेगा। डी आई बाई डी टी का वैल्यू बता 1, तो कितना आ गया? 2 वोल्ट हो गया। कितना हो गया? 2 वोल्ट। अब बता मुझे क्या हो रहा है, करंट क्या हो रहा है? माइनस का मतलब क्या हो गया? माइनस का मतलब क्या हो गया? डी आई बाई डी टी, करंट इज डिक्रीजिंग, करंट इज डिक्रीजिंग। अब करंट इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, बोल रहा है यार ये साला इंडक्टर ना देख ले, इंडक्टर ने देख लिया, बोल रहा है यार, बोले तेरी हिम्मत कैसे हुई डिक्रीज होने की, अब भी तेरे को अपोज करता हूं, अब भी तेरे को बढ़ाता हूं। कैसे बढ़ाएगा? इसी के डायरेक्शन में इंड्यूस करंट लगा के। और अब तो मेरे प्यारे बच्चे बता देंगे कि इसके डायरेक्शन में इंड्यूस करंट कैसे लगेगा। जी गुरुजी, तो ये डायग्राम बन जाएगा, ए ये आ जाएगा इसी के डायरेक्शन में, करंट कहां जा रहा है? इधर से वहां जा रहा है ना, ए से बी। सर 5 एम्पियर, तो इसी के डायरेक्शन में इंड्यूस करंट लगाने के लिए माइनस से प्लस, ताकि इसी के डायरेक्शन में इंड्यूस करंट लगा के इसको अपोज कर सके, इसको बढ़ा सके। अपोज करने का मतलब घट रहा ना, घटती हुई चीज को अपोज कैसे करेगा? बढ़ाएगा। बढ़ाएगा कैसे? इसी के डायरेक्शन में इंड्यूस करंट, तो इसी के डायरेक्शन में इंड्यूस करंट, तो पॉजिटिव टर्मिनल यहां आ गया। यस सर है ना। कितना हो गया ईएमएफ? ईएमएफ कितना हो गया इसका? 2 वोल्ट हो गया। ठीक है आगे चलो, रेजिस्टेंस हो गया, आगे बढ़ो, 2 हो गया, फिर एक बैटरी आ गई माइनस प्लस 10 वोल्ट की। अब तो ये नॉर्मल कौन सा सवाल है? हाँ गुरुजी, अब तो ये करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला सवाल है। अब कहां से कहां चल दो? ए से बी चल दो। कहां से कहां चल दो? ए से बी चल दो। चल दे? हाँ सर। तो वीए माइनस वीबी, वीए माइनस वीबी। इंड्यूस करंट वगैरह नहीं लेते यहाँ पे, तो जो करंट दे रखा होता है वही लेते हैं। इंड्यूस करंट तो सिर्फ ये देखने के काम आता है कि जो इंडक्टर है ये कैसी पोलैरिटी की बैटरी की तरह काम करेगा। हमने कहा ठीक। तो वीए माइनस वीबी, वीए माइनस वीबी चल रहे इधर। तो यार सबसे पहले तो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल में घुसे, -2 रेजिस्टेंस मिला, करंट साथ में चल रहा है, मैं ऐसे भी जा रहा हूं, करंट भी ऐसे भी जा रहा है, प्लस आई आर। यस सर प्लस आई आर। बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल में घुसे -10, फिर से रेजिस्टेंस मिला, करंट साथ में जा रहा, प्लस आई आर प्लस 5 इंटू 2। देखो भाई कितना आ गया गुरुजी? ये आ गया आपके पास -2 प्लस 10, -10 प्लस 10। ये देखो तो 5 इंटू 2, एक मिनट, -10 और +10 शहीद हो गए कि नहीं हो गए? कैसे गुरुजी? 5 इंटू 10 है, -10 प्लस 10 शहीद हो गए। कितना आ गया गुरुजी? -2 प्लस 10। अब ये तो शहीद हो गए ना, -10 प्लस 10। ये आ गया -2 प्लस 10, तो कितना आया गुरुजी? 8 वोल्ट। देखो वो आ गया। कितना आंसर आया बच्चों? 8 वोल्ट आंसर आ गया। डन? यस सर 8 वोल्ट आंसर आ गया। चेक कर लो, अगर आपका भी आ गया था तो बहुत अच्छी बात है। बाकी गुरुजी हमको भी मौका चाहिए, हमको चांस चाहिए, तो बेटा 2 सवाल ऐसे ही इसी तरीके के होमवर्क के लिए होमवर्क में करेगा। ठीक है ओके सर, डन हो गया, बहुत अच्छे, वाह वाह। ये सवाल होमवर्क ओके। देख लेना करंट कहां से कहां जा रहा है, देख लेना, सावधान सतर्क सुरक्षित रहना। यस सर ठीक है, देख लेना, होमवर्क हो गए ओके। अब देखो गुरुजी आपने बताया था कि जो एनर्जी होती है वो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड के रूप में स्टोर होती है, लेकिन कितनी होती है? कैपेसिटर में होती है ½ CV², Q²/2C। यस और नो? वो फॉर्मूले पढ़े थे ना, QV/2। हाँ सर। रेजिस्टेंस में होती नहीं है। इंडक्टर में कितनी होती है? U मतलब एनर्जी ½ LI²। L क्या हो गया? इंडक्टेंस। यस सर। और I क्या हो गया? कैरिंग करंट या करंट। यस सर। और ये क्या हो गया? इंडक्टेंस। तो ½ LI²।
और एसआई यूनिट लोगे तो क्या आएगा? जूल। क्या आएगा? जूल। यस सर, देख लो हाफ एल आई स्क्वायर, याद रखेंगे? हाँ सर याद रखेंगे, बहुत बढ़िया। अब इस पे कैसे सवाल आते हैं, सुनो इस पे कैसे सवाल आते हैं। देखो हाफ एल आई स्क्वायर, ये देख लिया, एनर्जी स्टोर्ड इन करंट कैरिंग कॉइल इंडक्टर इज इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब देखो एनर्जी डेंसिटी, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। हाँ गुरुजी आपने बताया था, एक तो आपने बताया था एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, तो वो कितना था? एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर था हाफ सीवी स्क्वायर। लेकिन आपने एक चीज और बताई थी, एनर्जी डेंसिटी यानी एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, कैपेसिटर में बताई थी हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। क्या तुम्हें याद है? जी गुरुजी हमें याद है, बहुत अच्छे से याद है। बस वैसी एनर्जी डेंसिटी यानी एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, तो यहां पे लिख दिया एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि एनर्जी को किससे डिवाइड कर देंगे बेटा? वॉल्यूम से। एनर्जी को किससे डिवाइड कर देंगे बेटा? वॉल्यूम से। बोलो बात समझ में आ गई? हाँ सर। तो देखो डिराइव भी करवा देता हूं, वैसे तो आपको याद रखना है एनर्जी डेंसिटी म्यू है ना, एनर्जी डेंसिटी म्यू डी है ना, आप एनर्जी डेंसिटी म्यू डी याद रखें, बी स्क्वायर बाय 2 म्यू नॉट। ये म्यू अलग है, ये म्यू अलग है ना, ये बेसिकली यू है, ये बेसिकली यू है, और ये यू डी मतलब एनर्जी डेंसिटी। ठीक है, खैर तो ये म्यू नहीं है, ये यू है, यू मतलब एनर्जी वाला और डी मतलब डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी कितना हो गया बेटा गुरुजी? बी स्क्वायर बाय 2 म्यू नॉट। जैसे वो था ना कैपेसिटर्स में कितना? हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। यस सर, ये कितना हो गया बेटा? बेटा ये कितना हो गया गुरुजी? हो गया बी स्क्वायर बाय 2 म्यू नॉट। कितना हो गया? बी स्क्वायर बाय 2 म्यू नॉट। ठीक है सर, है ना, बी स्क्वायर बाय 2 म्यू नॉट। वो कितना था? हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। हाँ सर, और ये कितना हो गया? बी स्क्वायर बाय 2 म्यू नॉट। बी क्या है? बी इज मैग्नेटिक फील्ड, बी इज मैग्नेटिक फील्ड। म्यू नॉट क्या है? वही परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है क्या सर? आप इसको डिराइव करने का बोल रहे थे। हाँ पे यार देखो, इधर देखो, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम मतलब एनर्जी बाय वॉल्यूम। मैंने कहा यार एनर्जी कितना हो गया? हाफ एल आई स्क्वायर डिवाइड बाय वॉल्यूम कितना हो गया? एरिया इंटू लेंथ। अरे एरिया इंटू लेंथ हो गया ना, करंट कैरिंग कॉइल है यार, कोई मान लो, वही सोलिनॉइड मान लो, करंट कैरिंग, और उसका एरिया कितना हो गया बेटा? एरिया हो गया है ना, और लेंथ हो गया मान लो एल हो गया। ठीक है, ओके। करंट कितना जा रहा है उसमें से? करंट कितना जा रहा है उसमें से? करंट जा रहा है आई। अब मैंने कहा यार ये तो मैंने पढ़ा था कि करंट कैरिंग कॉइल के लिए एल कितना होता है? करंट कैरिंग कॉइल के लिए एल कितना होता है गुरुजी? होता है हाफ। एल का वैल्यू कितना था गुरुजी? म्यू नॉट स्मॉल एन स्क्वायर ए इंटू एल। कुछ याद आया? अरे करंट कैरिंग कॉइल के लिए सेल्फ इंडक्टेंस का वैल्यू कितना था? अभी तो पढ़ा था यार बेटा, यार शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस गजनी 2.0। इधर देख, ए कहां गया गुरुजी? कहां गया गुरुजी? गुरुजी गुरुजी ये रहा। हाँ सर, म्यू नॉट एन स्क्वायर एल। हाँ सर, यही तो है, और क्या? तो इधर देखा, वापस से लिख दिया मैंने, यहाँ पे एल की वैल्यू कितनी पुट कर दी? म्यू नॉट एन स्क्वायर एल आई स्क्वायर बाय ए इंटू एल। अरे डिराइव करवा रहा हूं बेटा, डिराइव करवा रहा हूं, बोर्ड्स के लिए भी लाभदायक है। ए इंटू एल क्या हो गया बेटा? शहीद हो गया। हाँ सर सही बात है। अरे यार एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम होती है एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी बाय वॉल्यूम। एनर्जी कितनी होगी? हाफ एल आई स्क्वायर। वॉल्यूम कितना हो गया? एरिया इंटू लेंथ। एल का वैल्यू पुट कर दिया कितना? ले यहां पे लिख दिया एल का वैल्यू म्यू नॉट एन स्क्वायर एल, वो वैल्यू पुट कर दिया, एल से एल शहीद हो गया। कितना आ गया गुरुजी? हाफ म्यू नॉट एन स्क्वायर आई स्क्वायर। अब मैंने क्या किया, जानबूझ के ऊपर नीचे म्यू नॉट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। कैसे? ऐसे म्यू नॉट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, म्यू नॉट एन स्क्वायर आई स्क्वायर। क्यों? क्योंकि रोने लगा। मैंने कहा क्यों रो रहा है बेवकूफ कहीं का, गधा नालायक? बोला इसलिए रो रहा हूं, इनके पास तो स्क्वायर है, मेरे पास स्क्वायर नहीं। मैंने कहा बस इतनी सी बात। मैंने कहा ले ले तू भी स्क्वायर ले ले। अरे बोला कि भाई एन का स्क्वायर है, आई का स्क्वायर है, मेरे पास स्क्वायर नहीं। मैंने कहा तू भी स्क्वायर ले ले, और मैंने इसको म्यू नॉट से डिवाइड कर दिया। बोला हाँ अब सही है, अब सही है। अब जाके आया मेरे बेचैन दिल को करार, टक टणाडंग टक टणाडंग टक टणाडंग। इसके बेचैन दिल को करार आ गया। क्यों? क्योंकि n के पास स्क्वायर था, i के पास स्क्वायर था, इसके पास स्क्वायर नहीं था, मैंने इसको स्क्वायर दे दिया, और नीचे म्यू नॉट से इसको पता भी नहीं चला, इसको हवा भी नहीं लगी, और इसके नीचे एक म्यू नॉट छोड़ दिया, ताकि ये म्यू नॉट से म्यू नॉट शहीद हो जाए और वापस ओरिजिनल वाला आ जाए। यस सर। तो खैर अब यार याद करो, हमने पढ़ा था मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है बेटा सोलिनॉइड के लिए? म्यू नॉट एन आई। हाँ सर, म्यू नॉट एन आई पढ़ाया था ना सर। सोलिनॉइड के अंदर, एक लॉन्ग सोलिनॉइड, आइडियल सोलिनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है? म्यू नॉट एन आई। तो बेटा म्यू नॉट एन आई वही तो है, तो बस तो म्यू नॉट एन आई का स्क्वायर लिखा हुआ है, तो कितना हो गया? अरे म्यू नॉट एन आई का होल स्क्वायर ही तो है, सब कुछ स्क्वायर हो रहा है, तो म्यू नॉट एन आई कितना है? बी, तो हो गया बी स्क्वायर बाय 2 म्यू नॉट। तो ये क्या हो गया? डेरिवेशन हो गया। क्या हो गया ये? क्या हो गया ये? डेरिवेशन। ये हो गया इसका, कुछ रहे
डेरिवेशन। लेकिन गुरुजी हमको तो ये मेन नीट के लिए फॉर्मूला याद करना है। यस, बाकी बोर्ड्स के लिए लाभदायक है डेरिवेशन। बोलेगा क्या, बोलेगा बोर्ड्स में कि डिराइव करो या प्रूव करो कि एनर्जी डेंसिटी और करंट कैरिंग कॉइल या इंडक्टर इज b²/2μ0। ये रहा डेरिवेशन। ठीक है, बाकी आप ये फॉर्मूला याद रखना प्लीज, ठीक है ना। चलो साहब, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, चले आगे। हाँ, सवाल सॉल्व करना। पहले तो ये सवाल देखो, पीवाईक्यू वाला सवाल है। द एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन सोलिनॉइड इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी। कह रहा है एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन टर्म्स ऑफ बी, एरिया ए, लेंथ एल। बहुत ज्यादा आसान है, एनसीईआरटी का सवाल है। एनसीईआरटी का सवाल है, बोर्ड्स के लिए भी लाभदायक है। देख लो भाई, बताओ, अड़िया में साइड में आ जाओ। हाँ सर, देखो सबसे पहले मुझे एरिया और लेंथ दिख रहा है। मैंने कहा यार एनर्जी के लिए तो आता ही नहीं है कौन, एरिया और लेंथ आते नहीं ना। एनर्जी में तो हाफ एल आई स्क्वायर आता है, और यहां पे मुझे एल यानी वो सेल्फ इंडक्टेंस वाला कोफिशिएंट तो दिख नहीं रहा। मैंने कहा दया कुछ तो गड़बड़ है। मैंने कहा यहां पे मैं ये वाला फॉर्मूला लगाऊंगा तो गड़बड़ हो जाएगी, एल तो दे ही नहीं रखा है ना। तो मैंने कहा कि यार एनर्जी डेंसिटी देख लेते हैं। एनर्जी डेंसिटी क्या होती है? एनर्जी डेंसिटी मैंने कहा म्यू डी है ना, यू डी। एनर्जी डेंसिटी क्या होती है? होती गुरुजी एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, और इसका वैल्यू कितना होता है? ये होता है b²/2μ0। b²/2μ0 बोलो। हाँ सही है। अरे सॉल्यूशन देखो, एनर्जी डेंसिटी क्या होता है? एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, और कितना हो गया? b²/2μ0। अब मैंने कहा वॉल्यूम कितना हो गया? ये हो गया एनर्जी, यहां पे लिखा रहने दिया मैंने एनर्जी, और वॉल्यूम कितना हो गया? एरिया इंटू लेंथ बराबर b²/2μ0। अरे वॉल्यूम कितना लिख दिया मैंने यहाँ पे? एरिया इंटू लेंथ। अब मैंने कही नू कह रहा एरिया इंटू लेंथ उधर भेज दे, भेज दो एरिया इंटू लेंथ उधर। कितना आ गया एनर्जी? हाँ सर, बेवकूफ बनाया तुमको। b²/2μ0 इंटू एरिया इंटू लेंथ। आ गया कि नहीं आ गया? हाँ सर, एनर्जी आ गया। देखो वो आ गया, एनर्जी आ गया कितना? b²/2μ0 इंटू एरिया इंटू लेंथ। b²/2μ0 एरिया इंटू लेंथ। ये सेकंड ऑप्शन सही है। देख लो, b²/2μ0 इंटू एरिया इंटू लेंथ सही है। तो बेसिकली यहां पे हमने फॉर्मूला लगाया एरिया, एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी मतलब एनर्जी बाय वॉल्यूम। कितना हो गया? b²/2μ0, b²/2μ0। ये सर वॉल्यूम कितना हो गया? इंटू लेंथ उधर भेज दिया, एनर्जी आ गया। ये तो डन डन हो गया, डन। हाँ सर, चलें फिर आगे। हाँ सर आगे चलो, आगे बढ़ो। लो भाई, ये सवाल सॉल्व कर दो। ये है AIPMT 1991 का सवाल है। जल्दी से सवाल सॉल्व करो। क्या कह रहा है? जल्दी वहां से हटो। 100 मिली हेनरी कॉइल कैरीज अ करंट 1 एम्पियर, एनर्जी स्टोर्ड इन इट्स। अरे यार बेटा यार, छोटी बच्ची हो क्या? जल्दी से सॉल्व कर लो इसको और मुझे बता दो इसका आंसर। हट गया मैं साइड में। लो भाई देखो फटाफट से, चले आगे। हाँ सर देखो, एनर्जी स्टोर्ड का बोल रहा है, एल दे रखा है आपको। यस सर, और ये क्या दे रखा है बेटा? आई दे रखा है। तो हमने फॉर्मूला लगा दिया हाफ एल आई स्क्वायर। कितना हो गया? हाफ एल मतलब 100 मिली हेनरी। बेटा मिली मतलब गुरुजी मिली तो हमारे जो है कॉलोनी में रहती है बेटा, वो वाली मिली की बात नहीं कर रहा हूं। मिली मतलब स्मॉल एम यानी 10⁻³ तू भी भावनाओं में बह जाता है यार एकदम, है ना। तो एल कितना हो गया? 100 मिली हेनरी मतलब 100 इंटू 10⁻³ इंटू करंट का स्क्वायर 1 का स्क्वायर। कितना हो गया बेटा? गुरुजी हो गया 100/2 50 इंटू 10⁻³ तो ये कितना हो गया गुरुजी? ये हो गया 0.05 हो गया ना। अरे 50 डिवाइड बाय 1000 कितना हो गया? 0.05 क्या हो गया? जूल। यस सर, जूलिया। देख लो देख लो देख लो फटाफट से, थर्ड ऑप्शन डन। सर तो ये इतना रद्दी सवाल पूछा 1991 में, 2023 में थोड़ा ही पूछा होगा। 2023 में थोड़ी पूछा होगा। नीट 2018, अरे नीट 2018 में। और क्या? द मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी मतलब वही हाफ एल आई स्क्वायर स्टोर्ड इन अ सर्टेन इंडक्टर इज 25 मिली जूल व्हेन द करंट इज 60 मिली एम्पियर द इंडक्टर ऑफ द इंडक्टेंस हाफ एल आई स्क्वायर। यू बराबर हाफ एल आई स्क्वायर। यहां पे यू एल आई में तीन चीजों में से दो चीजें देगा और एक चीज पूछ लेगा। या तो एल और आई देके यू पूछ लेगा, या तो यू और आई देके एल पूछ लेगा, या तो यू और एल देके आई पूछ लेगा। कर लोगे, फॉर्मूला वही लगेगा। नीट 2018 में होमवर्क नहीं गुरुजी, काम की बात बताओ। नीट 2023 में थोड़ी पूछा होगा, नीट 2023 में थोड़ी पूछा होगा, नीट 2023 में थोड़ी पूछा होगा। समझ में आ गई बात? अब 4 नीट 2023 में भी पूछा। अब 4 माइक्रो हेनरी, माइक्रो समझते हैं, माइक्रो म्यू 10⁻⁶ माइक्रो हेनरी कॉइल कैरीज अ करंट ऑफ 2 एम्पियर, एनर्जी स्टोर्ड इन इट्स मैग्नेटिक फील्ड इज। देख लो नीट 2023 का सवाल, अब भी ताजा ताजा एकदम फ्रेश सवाल हाफ एल आई स्क्वायर पे। देखा
देख लो भाई, है ना। तो ये होमवर्क वाले सवाल है, हाफ एल स्क्वायर पर एक सवाल करवा दिया, इसका सॉल्यूशन हो गया, और 2 सवाल होमवर्क में दे दिए मैंने अपने प्यारे बच्चों को। बोलो ठीक है क्या? ये सर ये सवाल करवा दिया, ये होमवर्क में दे दिया, ये होमवर्क में दे दिया। चलो भाई अब सुनो, गुरुजी आपने हमको रेजिस्टर के बारे में बताया कि नालायक एनर्जी स्टोर नहीं करता, रेजिस्टर कैसे जुड़ता है, सीरीज पैरेलल में बता दिया। गुरुजी आपने हमको कैपेसिटर के बारे में बताया बढ़िया से एकदम, कि भाई वो इलेक्ट्रिकल फील्ड के रूप में एनर्जी स्टोर करता है ना। कितनी एनर्जी स्टोर करता है, कितनी एनर्जी डेंसिटी होती है, उनका कैसे सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। यस सर। तो गुरुजी अब आपने हमको इंडक्टर के बारे में भी बताया, क्योंकि 3 कंपोनेंट होते हैं, कैपेसिटर, रेजिस्टर, इंडक्टर। सी फॉर कैपेसिटर, आर फॉर रेजिस्टर, एल फॉर इंडक्टर। ठीक है गुरुजी, अब ये भी तो बता दो कि इंडक्टर जुड़ता कैसे। तो याद करो, मैंने आपको बहुत पहले की पॉइंट बताया था, मुझे तो याद है, मुझे ऐसा याद है कि भाई वो कैपेसिटेंस वाले चैप्टर में मैंने ना आपको एक की पॉइंट बताया था। क्या? बोर्ड के 2 हिस्से किए थे, 2 हिस्से किए थे मतलब ऐसे लाइन खींच के, ऐसे लिटरली 2 हिस्से नहीं किए थे, बोर्ड के 2 हिस्से किए थे। एक हिस्से में मैंने आपको बोला था कि स्प्रिंग और कैपेसिटर एक जैसे जुड़ते हैं, हाँ सर। और एक तरफ बताया था कि रेजिस्टर और इंडक्टर एक तरीके से जुड़ते हैं। तो आपको गाइस टेंशन लेने के लिए जरूरत नहीं, रिलैक्स गाइस, टेंशन की जरूरत नहीं, क्योंकि जैसे रेजिस्टर जुड़ते थे वैसे इंडक्टर जुड़ते हैं। ये हल्का हल्का दिखता भी रेजिस्टर जैसा ही ना सिंबल। अरे हल्का हल्का सिंबल किसके जैसा दिखता है? रेजिस्टर जैसा। तो ये जुड़ेगा भी कैसे बेटा? रेजिस्टर जैसे। जैसे रेजिस्टर सीरीज में जुड़ते थे, सीरीज में कितने हो जाते थे गुरुजी? आर इक्विवेलेंट कितने हो जाए? ये सीरीज में हो गए, एक ही करंट पास होगा। यस सर। तो आर इक्विवेलेंट कितना होता है? R1 + R2। तो एल इक्विवेलेंट कितना हो गया गुरुजी? L1 + L2 प्लस एंड सो ऑन। वाई आर सर। और फिर मैंने एक जोक भी मारा था, मैंने कहा था कि गुरुजी जब आप हमको स्प्रिंग जोड़ना सिखा रहे हो, कैपेसिटर जोड़ना सिखा रहे हो, इंडक्टर जोड़ना सिखा रहे हो, रजिस्टर जोड़ना सिखा रहे हो, तो गुरुजी आप इतना सब जोड़ ही रहे हो, तो क्या हमारा टूटा हुआ दिल तोड़ सकते हो जो हमारी एक्स ने तोड़ दिया? फिर मैंने बोला था कि बेटा बस वही नहीं जोड़ सकता आपका टूटा दिल, बाकी सब जोड़ सकता हूं। ठीक है, चाहे वो स्प्रिंग हो, चाहे वो कैपेसिटर हो, चाहे वो रजिस्टर हो, चाहे वो इंडक्टर हो। तो सीरीज में कितना हो गया? L1 + L2 + L3। तो सेम सारे के सारे सवाल जो हमने किसमें किए थे, रेजिस्टर के कॉम्बिनेशन में किए थे, वो यहां पे भी वैलिड है, सेम वही तरीका है। मतलब जब आपको, मेरी बात सुनो, मजे की बात, जब आपको इंडक्टर जोड़ने बोल दे कि इंडक्टर का इक्विवेलेंट बताओ, तो आप तो इंडक्टर की जगह रजिस्टर मान लो, और वो सवाल तो मैंने करवा रखे हैं। यस सर। जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव, जस्ट लुकिंग लाइक a wow, just looking like a combination of resistor, just looking like a combination of resistor। बोलो, just looking like a combination of resistor। सेम कंबाइन, जैसे रेजिस्टर कंबाइन होता था वैसे कंबाइन होगा। तो गुरुजी पैरेलल में भी वही होगा। अरे बोला ना ये पैरेलल में हो गया, हाँ सर ये पैरेलल में हो गया। तो L इक्विवेलेंट कितना हो गया? देखो ना, 1/L इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/L इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/L1 + 1/L2 + 1/L3 + 1/L4 + 1/L5 एंड सो ऑन। हाँ या ना? हाँ जी साहब बिल्कुल। ठीक है, तो समझ गए? हाँ सर देख लो, है ना। यहां पे क्या लिखा है? नेग्लेक्टिंग म्यूचुअल इंडक्टेंस। अभी म्यूचुअल इंडक्टेंस देखेंगे, आपस में एक इंडक्टेंस होती है जिसको म्यूचुअल इंडक्टेंस बोलते हैं, उसको आप आराम से नेग्लेक्ट करें और इक्विवेलेंट निकाल सकते हो 1/L1 + 1/L2 + 1/L3। यस सर। अब 2 हो गए खाली, when only 2 inductors are combined, when only 2 inductors आर कंबाइंड इन पैरेलल। तो क्या होगा? हाँ सर गुरुजी, जैसे 2 रेजिस्टर जुड़ते थे पैरेलल में, R1 R2 / R1 + R2, तो यहां पे L इक्विवेलेंट क्या हो जाने वाला है? हाँ गुरुजी याद है, L1 L2 / L1 + L2। शाबाश। अब मेरे प्यारे बच्चे एक सवाल करेंगे, जी हाँ अभी के अभी सवाल करेंगे, अभी गुरुजी जितने भी ऑल दोज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर वाले सवाल सेम टू सेम वही है, यस और नो। तो जब भी आपको इंडक्टर जोड़ना है तो आप इंडक्टर को किसकी आंखों से देखोगे? इंडक्टर को किसकी आंखों से देखोगे? इंडक्टर को किसकी आंखों से देखोगे? इंडक्टर को रेजिस्टर की आंखों से देखोगे। तो जैसे रेजिस्टर जोड़ते थे वैसे इंडक्टर जोड़ दो। देखो क्या कह रहा है, फाइंड इक्विवेलेंट इंडक्टेंस ऑफ फॉलोइंग सर्किट बिटवीन ए एंड बी, ईच इंडक्टर हैज इंडक्टेंस L0। चिरकुट सा सवाल है एकदम, लल्लू लाल लल्लुआ सवाल है। ठीक है, L0 और L0, फटाफट से आप इसको कंबाइन करके मुझे बता दो। हाँ जी बेटा हो गया? यस सर। तो यार ये तो पॉइंट पोटेंशियल मेथड से हो जाएगा। हाँ सर हो जाएगा। तो सर इसको प्लीज खराब मत करो, यहां पे इसका सॉल्यूशन लिख दो। लो भाई यहां पे मैं इसका सॉल्यूशन लिख रहा हूं। इधर ए है, यस सर, इधर भी ए, इधर भी ए, इधर भी ए, यस सर। और तो इधर कहीं ए नहीं होगा? नहीं सर, अब थोड़ी ट्रांसफर होगा। इधर बी, ये भी बी, ये भी बी, ये भी बी, बस खेल खत्म, पैसा हजम, सवाल हो गया झमाझम। ए और बी,
ये किस किस के, दो ही पॉइंट्स है ना बस, ए और बी, ये किस किस के बीच में, ए और बी के बीच में, यस सर। ये किस किस के बीच में, ए और बी के बीच में, यस सर। ये किस किस के बीच में, ए और बी के बीच में, यस सर। बस एल नॉट एल नॉट एल नॉट, अरे हाँ है ना, यस सर। तो कितना हो गया बेटा, एल इक्विवेलेंट कितना हो गया, याद है जब आपके पास पैरेलल में एन इक्वल रेजिस्टर्स होते हैं तो रिजल्टेंट आता था आर बाई एन, तो यहां पे आ जाएगा एल बाई एन। कितना हो गया, तो हो गया एल नॉट बाई एन। कितने, 3 है ना, 2 होते तो एल नॉट बाई 2 हो जाता, 4 होते तो एल नॉट बाई 4 है ना, एल होते तो एन होते तो एल नॉट बाय एन। ये हो गया ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट इंडक्टेंस। डन। तो सर व्हीटस्टोन ब्रिज यहां भी काम करेगा, अरे सब हूबहू वैसे ही काम करेगा यार, ए टू जेड हर चीज वैसे ही काम करेगी। आत्मा की शांति और मन की तसल्ली के लिए सवाल होमवर्क में दिया जा रहा है, वैसे तो ये देख के बता दोगे आपके व्हीटस्टोन है, हिंट है कि व्हीटस्टोन है, तो व्हीटस्टोन ऑल्सो वर्क। व्हीटस्टोन ब्रिज, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज कंसेप्ट विल वर्क हियर ऑल्सो, हियर यानी कि इंडक्टर्स के केस में, या ऐसे लिख देता हूं, विल वर्क इन द केस ऑफ इंडक्टर्स टू, विल वर्क इन द केस ऑफ इंडक्टर्स टू। इंडक्टर्स के केस में भी व्हीटस्टोन ब्रिज वाला कंसेप्ट चकाचक चकपक काम करेगा एकदम। बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज कंसेप्ट विल वर्क इन द केस ऑफ इंडक्टर्स ऑल्सो। ओके सर, कर लोगे, अरे कर लोगे सॉल्व, हाँ गुरुजी कर लेंगे सॉल्व, बहुत बढ़िया। चलें फिर आगे, चलो भाई अगर ये आप कर लोगे तो आ जाओ भाई। देखो अब बारी है म्यूचुअल इंडक्टेंस की, डरना नहीं कि गुरुजी क्या बवासीर बना दियो, टेंशन नहीं लेनी, तुम्हारा भाई है ना, यस सर। म्यूचुअल इंडक्टेंस समझना, सेल्फ मतलब खुद से, एक ही कॉइल थी उसको किसी और की जरूरत नहीं थी, खुद ही से उसका करंट चेंज हो जा रहा था, खुद ही से उसका फ्लक्स चेंज हो जा रहा था, खुद ही से खुद का करंट खुद का फ्लक्स चेंज होने की वजह से ईएमएफ इंड्यूस हो जा रहा था, ठीक है। म्यूचुअल मतलब आपस में, म्यूचुअल मतलब आपस में, सेल्फ मतलब खुद से, म्यूचुअल मतलब दो कॉइल है, म्यूचुअल मतलब आपस में, आपस का मतलब दो लोग हो गए, आपस का मतलब दो लोग हो गए, मतलब दो कॉइल हो गया, यस सर। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस है ना, आसान ही है, शुरुआती खत्म हो जाएगा। देखो क्या कंसेप्ट है, यहां पे हमारे पास एक हो गया लूप 1, आराम से सुनना, लूप 1 और एक हो गया लूप 2, ठीक है। लूप 1 में कुछ करंट क्या हो रहा है, लूप 1 में कुछ करंट क्या हो रहा है मेरा बेटा, ट्रैवल कर रहा है, मूव कर रहा है, यस सर, ठीक है ना, ओके। अब लूप 1 का एरिया कितना है, A1, लूप 1 में नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, N1। लूप 2 का एरिया कितना है, A2, लूप 2 में जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो कितने हैं, N2। समझ में आ गई बात, यस सर। अब आप मुझे बताओ कि इस लूप में, यानी लूप 1 में कुछ करंट फ्लो कर रहा है, तो इससे कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही होंगी, तो इससे निकलती हुई कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ इस गरीब में से भी होके जा रही होंगी। इसका मतलब ये इसको ऐसे देख रहा होगा लूप 1 को, जो यूच है, आप दो ना, आप मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दो ना। कौन बोल रहा होगा, लूप 2 बोल रहा होगा लूप 1 को। तो लूप 2 किसका मोहताज है, लूप 2 लूप 1 की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का मोहताज है, क्योंकि जब इसमें से करंट फ्लो करेगा लूप 1 में से, तो लूप 1 में से कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास करेंगी और उनमें से कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लूप 2 में से भी पास करेंगे। जरूरी नहीं है कि इसकी 100% मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लूप 1 की लूप 2 से पास हो जाए, 100% से कमी होंगी। मतलब इसकी खुद की अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, लेट सपोज 100 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है इसकी खुद की, तो इट इज नॉट नेसेसरी कि 100 ही पास होंगे, हो सकता है 100 पास हो जाए, एकदम बहुत अच्छे से पास रखा हो सकता है ऐसे तरीके से रखा हो कि एक भी पास ना हो, है ना। तो 100 0 से 100% के बीच में इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस गरीब में से पास हो रही होगी। बोलो ठीक है। अब आप मुझे बताओ कि क्या लूप 2 से एसोसिएटेड कुछ फ्लक्स है, हाँ सर है। लूप 2 के एक टर्न से एसोसिएटेड फ्लक्स कितना हुआ, φ2, समझना φ2। तो लूप 2 के N2 टर्न्स, लूप 2 के कितने टर्न्स है, N2 टर्न्स से एसोसिएटेड फ्लक्स कितना हो गया, N2 φ2। ये जो फ्लक्स है ये किस पर निर्भर कर रहा है, इसका तो खुद का कोई करंट है नहीं, उधार की फील्ड लाइंस है, उधार का फ्लक्स है, तो इसका फ्लक्स किसकी बदौलत है, इस करंट की बदौलत है, यस और नो। अगर ये करंट मैं मान लो हटा दूं, बोले मैटर खत्म हो गया भैया मैटर, इसका करंट हटा दूं मैं, तो इससे कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइन नहीं निकलेगी और इससे भी कोई पास नहीं होगी, तो इसका फ्लक्स किस पर निर्भर कर रहा है, लूप 1 के करंट पर। तो वही हमने बोला N2 φ2 किस पर डिपेंड कर रहा है, लूप 1 के करंट पर, I पर डिपेंड कर रहा है। अब ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाया, सॉरी प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाया, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आया, M क्या है, M क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। कौन सा कांस्टेंट गुरुजी, कौन सा कांस्टेंट गुरुजी, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। क्यों, जैसे याद है वहां पे आया था प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, कहां पे, फाई बराबर फाई इज डायरेक्ट एन फाई इज डायरेक्टली इक्वल टू आई, एन फाई बराबर एल आई, सेल्फ इंडक्टेंस में बस कुछ वैसे ही। तो प्रोपोर्शनैलिटी है ना, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, प्रोपोर्शनैलिटी
कांस्टेंट है m, यस सर। तो m का वैल्यू कितना हो गया, n2 phi2 डिवाइडेड बाय i, यस सर। ओके, यहां तक ठीक है, n2 phi2 डिवाइडेड बाय i तक ठीक है। उसके बाद ये क्या लिख दिया, मुझे एक बात बताओ, ये जो फ्लक्स पासिंग थ्रू 2 है, फ्लक्स पासिंग थ्रू 2, फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स आप ऑलरेडी मल्टीप्लाई कर चुके हो, फ्लक्स का फॉर्मूला होता है b इंटू ए। तो इस लूप 2 से जो फ्लक्स पास हो रहा है उसकी वजह, मतलब लूप 2 से जो फ्लक्स पास हो रहा है वो किसकी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से पास हो रहा है, b1। तो फ्लक्स 2 कितना हो गया, b1, यस सर। और एरिया किसका लिया, इसी का लोगे, एरिया तो किसका लोगे, लूप 2 का ही लोगे। तो कितना हो गया, फाई बराबर क्या होता है, b इंटू, अरे यार बेटा फाई बराबर b इंटू होता है ना, हाँ सर। तो फाई बराबर इसकी खुद की मैग्नेटिक फील्ड थोड़ी है, इसमें जो फ्लक्स आ रहा है वो किसकी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, इसकी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। और कितने एरिया में आ रहा है, इसके एरिया में आ रहा है, तो हमने लिख दिया b1 इंटू ए टू डिवाइडेड बाय आई, यस सर, है ना। इसको बहुत ज्यादा भावुक होके देखने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा हमने देख लिया भाई यहां पे कि जो फ्लक्स है 2 यानी सेकेंड लूप में वो किस वजह से, इट इज ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ, मैग्नेटिक फील्ड इसकी खुद की थोड़ी, इसकी है जो है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ फर्स्ट लूप इनटू कितना एरिया इसका a2। तो phi2 कितना हो गया, b1 इंटू a2। m को क्या बोलते हैं, जैसे वहां पे बोलते थे कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन है, कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, वैसे कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस है, खाली म्यूचुअल इंडक्टेंस है, कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, जो चाहे आप बोल दो, ठीक है क्या, यस सर। सर इसका यूनिट क्या होगा, अबे वही है सेम टू सेम जो किसका था, l का था, है ना। अभी देखते हैं इसको, देखो फटाफट से चले फिर आगे जी, गुरुजी आगे चलते हैं फिर, बहुत अच्छे। अब देखो इधर, याद है आपको E बराबर माइनस एल डी आई बाई डी टी था, हाँ। तो अब E बराबर माइनस एल डी आई बाई डी टी की जगह क्या आ गया, E में बराबर माइनस एम डी आई बाई डी टी, हाँ सर। ऐसा यूनिट कितना था उसका, L का, सेल्फ इंडक्टेंस का, हेनरी, ये भी कितना है, हेनरी, है ना। ऐसा यूनिट ऑफ एम, ऐसा यूनिट ऑफ एम, हेनरी था वो भी, ये भी हेनरी है, वो भी वेबर पर एम्पियर था, टेस्ला मीटर स्क्वायर पर एम्पियर था, सेम टू सेम, है ना। तो यहां पे लिख दे रहा हूं, सेम एज दैट ऑफ, सेम एज दैट ऑफ एल। डायमेंशन भी वही है, डायमेंशन किसका, म्यूचुअल इंडक्शन का डायमेंशन किसके बराबर है, सेल्फ इंडक्शन के डायमेंशन के बराबर है, सेम एज दैट ऑफ एल। सब कुछ बराबर है, यूनिट भी बराबर है, डायमेंशन भी बराबर है, इवन फॉर्मूला भी वही है, ई बराबर माइनस एल डी आई बाई डी टी की जगह माइनस एम डी आई बाई डी टी, हाँ या ना, बताओ फटाफट से, देख लो इसको, चले फिर आगे, हाँ सर। चलो भाई अब करते हैं एक सवाल, ये सवाल है बढ़िया, एकदम मस्त सवाल है। आप एक बार इसमें ना डिफरेंशिएशन का यूज होगा, मैं जितना डिफरेंशिएशन सिखा चुका हूं आपके काम आ जाएगा उतना ही डिफरेंशिएशन, ठीक है। अब बोल रहा है यहां पे, देखो मैं साइड हट गया, सवाल को पढ़ो, और इसमें मैं ना स्टार मार्क कर देता हूं, टफ नहीं है लेकिन बच्चे थोड़ा सा है ना इसमें हड़बड़ा गड़बड़ा जाते हैं, इसलिए मैं इसको स्टार मार्क कर दे रहा हूं। देखो पढ़ो इसको, क्या लिखा हुआ है, 2 कॉइल्स हैव अ म्यूचुअल इंडक्टेंस 0.005 हेनरी, करंट चेंजेस इन द फर्स्ट कॉइल। अच्छा, म्यूचुअल इंडक्टेंस की बात आ गई, यस सर। करंट इन द फर्स्ट कॉइल अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन I बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी, आई नॉट की वैल्यू दे रखी है, ओमेगा की वैल्यू दे रखी है, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ईएमएफ इन द सेकंड कॉइल इज। देखो आप सॉल्व करो, फिर मैं आता हूं, आ जाओ जी गुरुजी, आ जाइए। देखो सबसे पहले तो गुरुजी हमको कैसे पता चलेगा कि कौन सा फॉर्मूला लगाना है, देखा बेटा म्यूचुअल इंडक्टेंस की बात हो रही है, यस सर। ईएमएफ इंड्यूस इन द सेकंड कॉइल की बात हो रही है, तो ईएमएफ इंड्यूस इन द सेकंड कॉइल कितना हो गया गुरुजी, माइनस इग्नोर कर दूं, अरे बिंदास कर दो यार, कोई टेंशन नहीं है, कर दो, एम डी आई बाई डी टी, यस सर। तो ईएमएफ इंड्यूस इन द सेकंड कॉइल कितना हो गया, एम, एम का वैल्यू पता है, डी आई बाई डी टी। व्हाट इज डी आई बाई डी टी, व्हाट इज डी आई बाई डी टी गुरुजी, डी आई बाई डी टी इज डिफरेंशिएशन ऑफ, व्हाट इज डी आई बाई डी टी गुरुजी, हो गया डिफरेंशिएशन ऑफ करंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यस सर, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, हाँ या ना, यस सर। तो सबसे पहले डी आई बाई डी टी देखते हैं, यानी कि इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। प्यारे बच्चों मैं आपको डिफरेंशिएशन सिखा चुका हूं, यस सर। तो कितना हो गया, आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी। अब आपको करंट का डिफरेंशिएशन करना है किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में, तो आपने लिख दिया डी आई बाई डी टी, है ना। डी आई बाई डी टी कितना हो गया, आई नॉट कॉन्स्टेंट है, आई नॉट कॉन्स्टेंट को टच नहीं करते हैं, कांस्टेंट को टच नहीं करते हैं, यस सर। तो डिफरेंशिएशन किया, आई नॉट की जगह आई नॉट आ गया। साइन का डिफरेंशिएशन कितना हो गया, एक मिनट इसको थोड़ा ठीक से लिख दूं, ओमेगा टी, कांस्टेंट को टच नहीं करना, साइन ओमेगा टी। साइन का डिफरेंशिएशन कितना होता है, अरे साइन का डिफरेंशिएशन कितना होता है गुरुजी, कॉस ओमेगा टी। और अब बारी है ओमेगा टी के डिफरेंशिएशन की, यस सर। तो साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन होगा कॉस ओमेगा टी, और ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन कितना हो गया टाइम के रेस्पेक्ट में, ओमेगा। तो यहां पे आ गया ओमेगा, यस सर। तो हो गया डिफरेंशिएशन किसका, करंट का। बस
अब ये वैल्यू पुट कर दो, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, ठीक है। तो ये वाली जो वैल्यू है डी बाई डी टी यहाँ पे पुट कर दो, तो ईएमएफ कितना आ गया? अरे डिफरेंशिएशन करेगा नहीं करेगा? यस सर। तो कितना आ गया? यहाँ पे लिख दूं मैं ई बराबर इंड्यूस्ड ईएमएफ बराबर एम, एम कितना है? 0.005 इंटू डी आई बाई डी टी कितना है बच्चों? गुरुजी आई नॉट कॉस ओमेगा टी इंटू ओमेगा, तो हो गया आई नॉट, कितना हो गया बेटा? आई नॉट कॉस ओमेगा टी इंटू ओमेगा। हाँ सर सही है। अब ये वैल्यूज यार पीछे लिख लूं, कोई दिक्कत तो नहीं, यहाँ पे ओमेगा लिखना मत भूलना। यस सर, ये वैल्यूज पीछे लिख लेता हूं। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना हो गया गुरुजी? हो गया 0.005 इंटू आई नॉट कॉस ओमेगा टी इंटू ओमेगा। अब बोल रहा है कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ईएमएफ, मैक्सिमम वैल्यू। गुरुजी क्या आपने हमें बताया कि कॉस की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? 1। यस सर। तो कॉस की मैक्सिमम वैल्यू पहली फुर्सत में निकल, हमने बोला कॉस को निकल पहली फुर्सत में निकल। क्यों? क्योंकि ई मैक्स चाहिए हमको। मैक्स का मतलब मैक्सिमम, और मैक्सिमम कब मिलेगा? जब बेटा कॉस की मैक्सिमम वैल्यू कितनी, कॉस की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है गुरुजी? 1 होती है। तो कॉस की मैक्सिमम वैल्यू कितनी ले ली? 1। यस सर। अब बाकी सारी वैल्यूज पुट कर दी। 0.005 आई नॉट की वैल्यू बताओ। आई नॉट की वैल्यू है 10, ओमेगा की वैल्यू है 100 पाई। आई नॉट की वैल्यू है 10, यस सर। ओमेगा की वैल्यू है 100 पाई, और कॉस की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो गई? 1। कितना आ गया बताओ? 1 2 3, ये आ गया 5 इंटू 10 की पावर -3। यस सर। और ये कितना आ गया? 10 की पावर 3 पाई। ये शहीद हो गए आपस में, कितना हो गया? 5 पाई वोल्ट। कितना आ गया? 5 पाई वोल्ट। यस सर। रेडी रहिए, 5 पाई वोल्ट रेडी रहिए इस तरीके के सवालों के लिए, है ना। कभी भी किसी भी साल नीट में पूछ सकता है, और सच बताऊं तो इवन बोर्ड्स में भी पूछ सकता है। यस, इट कैन बी, सच क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन, सच क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड, लिख रहा हूं देखो, कैन बी आस्क्ड इन बोर्ड्स ऑल्सो, बोर्ड्स ऑल्सो। आ रही है बात समझ में? तो इसको हल्के में ना ले, आसान है। म्यूचुअल इंडक्टेंस दे रखा है, यस सर। तो ई बराबर एम डी आई बाई डी टी, डी आई बाई डी टी करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन करके पुट किया। मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, कॉस का वैल्यू कितना रखा? 1 मैक्सिमम, और आई और ओमेगा की वैल्यू जो गिवन है वो निकाल के आंसर निकाल लिया। देखो वो आ गया, डन हो गया। यस सर। अब बस ये ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है। इधर देखो, यहां पे हेडिंग पढ़ो फटाफट से, है ना। बस अब ये थोड़ा सा ही बचा है, इसको निपटा देते हैं जल्दी से, ठीक है। क्या लिखा हुआ है? म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन टू कोप्लेनर कॉन्सेंट्रिक कॉइल्स। ये क्या है यार? ये इंपॉर्टेंट है, इस पे सवाल आ चुका है, और ये बहुत इजी भी है, अभी तुमको पूरा फील आ जाएगा, ठीक है। क्या लिखा हुआ है? म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन टू कोप्लेनर कॉन्सेंट्रिक कॉइल्स। कोप्लेनर कॉन्सेंट्रिक कॉइल्स मतलब ऑब्वियस सी बात है कि म्यूचुअल इंडक्टेंस की बात हो रही है, तो कितनी कॉइल्स होंगी बेटा हमारे पास? कितनी कॉइल्स होंगी? 2 कॉइल्स होंगी, ठीक है। अब वो 2 कॉइल्स कैसी? कॉन्सेंट्रिक मतलब उनके सेंटर्स सेम है, एज वेल एज कोप्लेनर, एक ही प्लेन में रखी हुई है। तो कुछ ऐसा दिखाई देगा, देखो समझो गुरुजी। एक लूप ये हो गया, सर्कुलर लूप, है ना, और एक लूप ये हो गया। हाँ सर। तो बेटाओ बियाओ, कुछ ऐसा सीन है, कुछ ऐसा सीन है। इन दोनों के सेंटर्स कैसे बेटा? कोइंसाइड कर रहे हैं, और ये एक ही प्लेन में है। समझ में आ गई बात? एक ही प्लेन में, तो कुछ ऐसा नजारा दिखेगा। तो कुछ ऐसे कॉइल्स के कॉम्बिनेशन के लिए हमको क्या निकालना है? म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना है। तो इसको हम स्टैंडर्ड क्वेश्चन की तरह ही देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे देखो, यहां पे लिखा हुआ है, बना हुआ है डायग्राम। क्या लिखा हुआ है? आराम से इस पे स्टार मार्क कर रहा हूं, और यहां पे लिख रहा हूं स्टैंडर्ड प्रॉब्लम। क्या लिख रहा हूं? स्टैंडर्ड प्रॉब्लम। समझ में आई बात? हाँ सर, स्टैंडर्ड प्रॉब्लम या स्टैंडर्ड सवाल आप लिख सकते हैं, ठीक है। ओके सर, स्टैंडर्ड सवाल, बहुत अच्छे। अब देखो समझो सवाल में क्या कह रहा है। कितनी कॉइल दे दी? वही 2 कॉइल दे दी। बाहर वाले को बोल दिया लूप 1, बाहर वाले कॉइल में कितने टर्न्स हो गए? N1। अंदर वाले लूप को बोल दिया लूप 2, अंदर वाले का टर्न्स कितना हो गया? N2। बाहर वाले का रेडियस हो गया R1, अंदर वाले का रेडियस हो गया R2, और बाहर वाले से कुछ करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। क्या कह रहा है? 2 कंडक्टिंग सर्कुलर लूप्स ऑफ रेडियस R1 एंड R2 आर प्लेस्ड इन सेम प्लेन विद देयर सेंटर्स कोइंसाइडिंग, मतलब इस प्रकार से। यस सर। फाइंड द म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन देम एज्यूमिंग R1 की वैल्यू R2 से बहुत ज्यादा है। एज्यूमिंग कि R1 की वैल्यू R2 से बहुत ज्यादा है, यानी इस बड़े लूप के मुकाबले ये छोटा सा लूप कुछ भी नहीं है। इसके पीछे का रीजन भी आपको मैं समझा दूंगा। पहले आपने एक बार फटाफट से सवाल देख लो बेटा, सो दैट अपन इसको सॉल्व करना शुरू कर सके। हाँ सर, अब देख कैसे इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले आपको यह देखना है कि भाई बाहर वाले बड़े वाले लूप में आपने करंट एज्यूम कर लेना है। दिया हुआ है तो अच्छी बात है, बड़े वाले लूप में करंट एज्यूम कर लेना। ये फिर इट कैन बी आस्क्ड इन बोर्ड्स आल्सो, बाकी हम फॉर्मूला तो याद कर ही लेंगे। लेट्स एज्यूम करंट इन बिगर लूप इज आई, करंट इन बिगर लूप इज आई।
तो मैग्नेटिक फील्ड बड़े लूप की वजह से कितना हो गया, बड़े लूप की वजह से तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी जो छोटे वाले से पास हो रही होंगी। यस सर, तो मैग्नेटिक फील्ड कितना हो गया गुरुजी, नंबर ऑफ टर्न्स बड़े वाले की वजह से, तो नंबर ऑफ टर्न्स पहले मल्टीप्लाई कर दिया इनटू सर्कुलर लूप है तो म्यू नॉट आई बाय 2r1। सही है क्या, किसकी वजह से, ड्यू टू बिगर लूप, ड्यू टू बिगर लूप। यस सर, ड्यू टू बिगर लूप। अब मैं देखूंगा बिगर लूप की वजह से नंबर ऑफ टर्न से मल्टीप्लाई करना चाहिए ना म्यू नॉट आई बाई 2r को। यस सर, अब मैं देखूंगा कि छोटे लूप से एसोसिएटेड फ्लक्स कितना है, छोटे लूप से एसोसिएटेड फ्लक्स कितना है। मैंने बोला कि फ्लक्स है ना, फ्लक्स एसोसिएटेड विद स्मॉल लूप, फ्लक्स एसोसिएटेड विद स्मॉल लूप। तो मुझे एक बात बताओ, मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से आएगी, बड़े लूप की वजह से आएगी। अरे b इंटू ए करूंगा। यस सर, तो मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से आएगी, बड़े लूप की वजह से, कितनी, n1 इंटू म्यू नॉट आई बाय 2r1। एरिया किसका मल्टीप्लाई करूंगा, छोटे से लूप का, छोटे से लूप के लिए फ्लक्स कितना हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बिगर लूप इंटू एरिया ऑफ स्मॉल लूप। अरे फ्लक्स किसका चाहिए, छोटे लूप का है, तो एरिया किसका लेगा, छोटे लूप का लेगा। यस सर, सही बात है। क्यों, क्योंकि भाई इसके पास अपनी तो कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइन, तो इसमें जो फ्लक्स आ रहा है वो किसकी वजह से आ रहा है, बड़े वाले लूप की वजह से आ रहा है। यस सर, तो आपने क्या बोल दिया, ये मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से हो गया, ड्यू टू बिगर लूप इंटू एरिया कितना हो गया, छोटे वाले का एरिया कितना हो गया, पाई r2 स्क्वायर, पाई r2 स्क्वायर। यस सर, पाई हो गया r2 स्क्वायर इंटू नंबर ऑफ टर्न से भी मल्टीप्लाई करना होगा, छोटे वाले के एक टर्न से कितना फ्लक्स होगा, बी ए, तो n2 टर्न से कितना हो जाएगा, बी ए इंटू n2, तो आपने यहां पे n2 से भी मल्टीप्लाई करना है। बोलो बेटा। यस सर, अब हमने बोल दिया कि भाई फाई जो है वो कितना आ रहा है, गुरुजी थोड़ा इसको ऑर्गेनाइज कर लेते हैं। ये हो गया म्यू नॉट n1 n2 पाई r2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2r1 इंटू आई, ऐसा कुछ आ रहा है। हाँ सर, अरे फ्लक्स कुछ ऐसा ही आ रहा है ना, छोटे वाले लूप से फ्लक्स कितना आ रहा है, म्यू नॉट n1 n2 पाई r2 स्क्वायर बाय 2r1 इंटू आई। तो इसको मैं कंपेयर करूंगा किससे, पता है आपको, इसको मैं इससे कंपेयर करूंगा, देखो इससे कंपेयर करूंगा इसको, एक मिनट, हाँ इसको कंपेयर करूंगा फाई बराबर एल आई से, फाई बराबर एम आई से। किससे कंपेयर करूंगा, फाई बराबर एम आई से। मिल गया, फाई से फाई, आई से आई, यही एम है, यही है, यही है। तो एम कितना आ गया, देयरफॉर एम का वैल्यू आपने कंपेयर कर लिया, कितना आ गया गुरुजी, आ गया म्यू नॉट n1 n2 छोटे वाले का एरिया पाई r2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2r1। सही है क्या, हाँ सर। तो ये आ गया अपने पास आंसर। कितना इजी था ना, सो इजी, सो लप्पू, जस्ट लुकिंग लाइक अ लुच्चा टुच्चा सवाल। क्या आ गया, म्यू नॉट n1 n2 पाई r2 स्क्वायर बाय 2r1। सिंपल एकदम। एक बार और देख लो इसको, बड़े लूप से करंट दे रखा, अच्छी बात है, नहीं तो एज्यूम कर लो, क्योंकि याद है एल का वैल्यू एम का वैल्यू करंट पे डिपेंड नहीं करता। क्या यहां पे कहीं भी आपको करंट दिखाई दे रहा है, नहीं सर। किस पर डिपेंड कर रहा है, ज्योमेट्री पर, नंबर ऑफ टर्न्स पर, म्यू नॉट मीडियम पर, n1 n2 पाई r2 स्क्वायर बाय 2r1। यस और नो, यस सर। यहां पे हमने क्या एज्यूम किया हुआ है, यहां पे हमने क्या एज्यूम किया हुआ है कि r1 जो है वो बहुत बड़ा है r2 से, हाँ या ना, हाँ सर, ठीक है। तो देखो क्या किया, बड़े लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड ले ली आपने, ये हो गया स्टेप 1, बड़े लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड ले ली, ठीक है, ये ले ली। नंबर ऑफ टर्न से मल्टीप्लाई करना ना भूलना। अब बोल दिया आपने स्टेप 2, क्या स्टेप 2 क्या है, स्टेप 2 बताओ, फ्लक्स एसोसिएटेड विद स्मॉल लूप, स्मॉल लूप के टर्न्स, एरिया किसका, छोटे वाले से फ्लक्स ही तो छोटे वाले का एरिया लेना पड़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से, बड़े लूप की वजह से। फिर इसको अरेंज करके लिख लिया, कंपेयर कर लिया, कंपेयरिंग विद फाई बराबर एम आई, है ना, कंपेयरिंग विद लास्ट स्टेप, स्टेप 3, लास्ट स्टेप, स्टेप वाइज, स्टेप 3 कंपेयरिंग विद, बोर्ड्स में से स्टेप वाइज लिखोगे ना, तो जो चेक कर रहा होगा वो बोलेगा ओ गुरु ठोको ताली, ठोको, फुल मार्क्स, ठीक है, ओके। तो कंपेयरिंग विद फाई बराबर एम आई, एम कितना हो गया आपके पास, कंपेयर कर लिया आपने, फाई से फाई, आई से आई, ये एम कंपेयर कर लिया, आ गया आंसर। गुरुजी इसको याद रख ले, बिल्कुल रख लो, कोई दिक्कत नहीं है इसको याद रखने में। अब मैं तुमको एक मजे का की पॉइंट बताता हूं, मस्त एकदम की पॉइंट बताता हूं। अच्छा, यहां पे ये देखो कि r2 स्क्वायर बाय r1 में r2 क्या है, छोटी वाली रेडियस। गुरुजी रेडियस छोटी दी क्यों है, ये इतनी छोटी इसलिए रेडियस दी है ताकि इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है यहां 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 हर जगह कैसी रहे, कांस्टेंट रहे, मैग्नेटिक फील्ड कैसी रहे, कांस्टेंट। क्योंकि अगर लूप बहुत बड़ा होगा तो ये पोजीशन चेंज होती, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो जाएगी। लूप इतू सा है, इतना नन्ना सा मुन्ना सा, समझ में आ पा रही बात, आम पकानी अभी कच्चा है, ये अपना मुन्ना अपना बच्चा, ये इतना नन्ना मुन्ना सा है, इतना छोटा इसका साइज है कि इसके हर एक पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कैसी रहेगी, कांस्टेंट। तो मैं डायरेक्ट फ्लक्स बोल सकता हूं कितना हो जाएगा, B × A। ठीक है सर,
ओके, इसलिए अब हाँ देखो R2 क्या छोटी रेडियस है, तो क्या मैं कह सकता हूं कि जो M है ये किसके प्रोपोर्शनल है? M किसके प्रोपोर्शनल है? छोटी रेडियस का स्क्वायर डिवाइडेड बाय बड़ी रेडियस, है ना, है ना, है ना। M किसके प्रोपोर्शनल है? छोटी रेडियस, R2 छोटी तो है, R2 छोटी रेडियस ही तो है। M किसके प्रोपोर्शनल है? छोटी रेडियस का स्क्वायर डिवाइडेड बाय बड़ी रेडियस। अब देखो क्या उखाड़ लिया गुरुजी हमने ऐसे करके, सुनो तो सही। पहले तो ये बता दो, पहले तो ये वाला सवाल बता दो फटाफट से, क्या लिखा हुआ है? टू कंडक्टिंग सर्कुलर लूप्स ऑफ रेडियस R1 एंड R2 आर प्लेस इन द सेम प्लेन, सेम प्लेन में विद देयर सेंटर कोइंसाइडिंग बाई R1 वेरी मच लार्जर देन R2, मतलब छोटी रेडियस है R2, यस सर। देन द म्यूचुअल इंडक्टेंस M बिटवीन देम विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, तो अभी तो पढ़ा कि M किसके प्रोपोर्शनल हो जाता है? छोटी रेडियस के स्क्वायर डिवाइड बाय बड़ी रेडियस के, तो किसके प्रोपोर्शनल हो गया? छोटी रेडियस का स्क्वायर R2 स्क्वायर बाय बड़ी रेडियस R1। फोर्थ ऑप्शन कर लोगे? हाँ सर। तो गुरुजी कुछ और भी इसमें वेरिएशन हो सकता है क्या? यस बताता हूं। पहले बताओ इसमें कोई दिक्कत, कोई शक? नहीं सर कोई शक नहीं, बहुत अच्छी बात है, फिर तो इससे अच्छा क्या ही हो सकता है। चले आगे, चलो फिर अब देखो की पॉइंट बता रहा है तुम्हारा भाई, की पॉइंट सुन लो, क्योंकि की पॉइंट के बिना क्या है जीना। M इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अरे जरूर थोड़ी है हमेशा सर्कुलर लूप ही आए, हो सकता है, हो सकता है कैसे कैसे लूप आ जाए, देखो मैं बताता हूं। देखो ए ऐसा लूप आ जाए, ये स्क्वायर लूप आ जाए, ये भी स्क्वायर लूप आ जाए, है ना, स्क्वायर लूप के अंदर सर्कुलर लूप आ जाए, सर्कुलर लूप के अंदर स्क्वायर लूप आ जाए, फिर ये सब करते फिरेंगे नहीं। की पॉइंट, की पॉइंट क्या? की पॉइंट M इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉलर लूप का रेडियस, सर्किल के केस में रेडियस या स्क्वायर के केस में लेंथ, तो छोटे लूप का रेडियस या लेंथ का स्क्वायर डिवाइडेड बाय बिगर लूप का रेडियस और लेंथ। वाह सर क्या बात है सर, क्या बात है, ये बात है सर। देखा की पॉइंट? Why to fear when सिद्धार्थ सर इज हियर, यस सर। तो M किसके प्रोपोर्शनल हो गया? ऐसे सवालों में कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन किसके प्रोपोर्शनल हो गया? छोटे लूप के रेडियस या लेंथ के स्क्वायर डिवाइडेड बाय बड़े लूप के रेडियस या लेंथ के, है ना, यस सर। अब देखो पहले इनको देखेंगे, पहले इसको बता दो फटाफट से। इसको बोल रहा है कि यार एक बड़ा लूप है, यस सर बड़ा लूप है, आपके पास नंबर ऑफ टर्न्स N1, छोटा लूप है N2। यहां पे बड़े लूप का जो लेंथ है वो है कैपिटल L, छोटे लूप का जो लेंथ है स्क्वायर है ना, वो है स्मॉल l। कैपिटल L स्मॉल l से बहुत बड़ा दे रखा है, कह रहा है कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन बिटवीन देम विल बी प्रोपोर्शनल टू। अब भी ठीक करके देता हूं, अब भी तो आपने बताया, अब भी तो आपने बताया क्या कि M जो होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है? छोटे लूप के लेंथ या रेडियस का स्क्वायर, छोटे लूप का लेंथ या रेडियस L स्क्वायर डिवाइड बाय बड़े लूप के लेंथ या रेडियस का लेंथ। आ गया? देखो वो आ गया, M इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर बाय L। हाँ सर, अब ये बता दो फिर इसी बात पे, इसका बता दो। L ये स्क्वायर लूप है और अंदर छोटा सा सर्कुलर लूप है, कैपिटल L R से बहुत बड़ा है, तो M किसके प्रोपोर्शनल हो गया? छोटी लूप का लेंथ या रेडियस, रेडियस है यहां पे, M इज प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर डिवाइडेड बाय M इज प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर डिवाइडेड बाय R स्क्वायर डिवाइडेड बाय बड़ी लूप का लेंथ या रेडियस, बड़ी लूप का लेंथ हो गया R स्क्वायर बाय L। हाँ सर, अरे रेडियस किस केस में? इन केस ऑफ सर्कुलर लूप, इन केस ऑफ, लो भाई पेट नहीं दुखना चाहिए तुम्हारा, इन केस ऑफ सर्कुलर लूप। और लेंथ, लेंथ किस केस में? इन केस ऑफ स्क्वायर लूप, इन केस ऑफ स्क्वायर लूप। सही है, यस सर। गुड जी, अब ये बता दो, ये बता दो। हाँ ये भी बता देंगे, ये हो गया एग्जाम्पल 1, हाँ सर, और ये हो गया एग्जाम्पल 2, हाँ साहब। तो M इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू छोटी लेंथ का रेडियस या लेंथ का स्क्वायर, छोटी लूप का लेंथ कितना हो गया? L स्क्वायर डिवाइडेड बाय बड़ी लूप का लेंथ या रेडियस R। आ गया? हाँ सर यार तो बहुत ही ज्यादा आसान है, बस वही बात है, देख ले। मजा आया कि नहीं आया बताना मेरे को, कमेंट में बताना। मजा आया, ठीक है, ओके सर। आगे बढ़ो, बस अभी 5 मिनट का और बचा है, निपटा देते इसको। क्या है देखो, कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग, कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग कुछ भी नहीं है, जब दो इंडक्टर्स मान लो उनकी इंडक्टेंसेस जो है वो है L1 और L2, वो रखे हुए कुछ इस अंदाज में कि एक इंडक्टर की वजह से, एक इंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दूसरे से पास हो रही हैं, तो उन दोनों के बीच में म्यूचुअल इंडक्शन आएगा कि नहीं आएगा? यस सर। तो कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन क्या आ जाएगा? कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन या कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस फॉर टू इंडक्टर्स प्लेस्ड इन सच अ मैनर कि भाई एक की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइन दूसरे से पास हो रही है, तो उनके बीच में कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन या कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या हो जाएगा? M बराबर के अंडर रूट L1 L2। ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, इसको सारे प्यारे बच्चे याद रखेंगे। M बराबर के
√L1 L2, ठीक है। यहां पे K क्या होता है बेटा? कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग। K क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग, जिसको हम क्या बोलते हैं? ऑल्सो नोन एज कपलिंग फैक्टर। कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग बोलो किसको? K को, या कपलिंग फैक्टर बोलो। ये क्या बताता है? ये बताता है, इट टेल्स अस अबाउट द फ्लक्स ऑफ प्राइमरी कॉइल लिंक्ड विद द सेकेंडरी कॉइल। ये बताता है हमको कि भाई प्राइमरी कॉइल का जिसमें करंट फ्लो कर रहा है उसका कितना पोर्शन मैग्नेटिक फील्ड, उसका कितना फ्लक्स दूसरे सेकेंडरी कॉइल में से पास कर रहा है। टेल्स अस अबाउट द फ्लक्स ऑफ प्राइमरी कॉइल लिंक्ड विद द सेकेंडरी कॉइल। 100% है, 90% है, 40% है, 50% है, 0% है। K की वैल्यू 0 से 1 के बीच में लाया करती है। 0 से बड़ा या 0 के बराबर, 0 से छोटा नहीं होगा, 0 हो सकता है। 1 से बड़ा नहीं होगा, 1 के बराबर हो सकता है, 1 से छोटा भी हो सकता है, 1 के बराबर हो सकता है, 1 से बड़ा नहीं। 0 से 1 कुछ भी, इंक्लूडिंग 0 एंड 1। देख लीजिए इसको, ठीक है। ये क्या हो गया? कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, है ना। कोफिशिएंट ऑफ, ये क्या हो गया? जब दो इंडक्टर्स ईच ऑफ इंडक्टेंस L1 और L2 इस अंदाज से रखे हुए कि प्राइमरी का कुछ फ्लक्स सेकेंडरी से एसोसिएटेड है, सच दैट जो कपलिंग फैक्टर है, कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग है, वो कितना है? K है। तो कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस कितना हो जाएगा गुरुजी? M इक्वल्स टू K √L1 L2। अब सुनो गुरुजी, कैसे पता चलेगा कि K का वैल्यू कितना है? यहां पे 3 स्पेशल केस है। 3 स्पेशल केस कैसे? देखो मैं आपको फील दिलाता हूं। मान लो एक कॉइल दूसरे कॉइल में एकदम आपने ऐसे अटैच करके रख दिए। ये ऊपर वाली कॉइल और नीचे वाली कॉइल एकदम ऐसे रखी हुई, एक कॉइल दूसरी कॉइल, ये कॉइल एकदम ऐसे, एकदम ऐसे। तो भाई प्राइमरी का 100% फ्लक्स किससे पास होगा? सेकेंडरी से। यस सर, प्राइमरी का 100% फ्लक्स किससे पास होगा? सेकेंडरी से पास होगा। तो K का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। बोलो बेटा। यस सर। अब यहां पे ये कुछ ऐसे रखी हुई है, ये कुछ ऐसे रखी हुई है, ये प्राइमरी कॉइल, ये सेकेंडरी कॉइल। अब ये ऐसे रखी होती तो 100% फ्लक्स पास होता। अब होगा क्या कि इसका कुछ पार्ट, है ना, समझ में आ पा रही बात? हाँ सर, प्राइमरी का कुछ फ्लक्स किससे लिंक्ड होगा? सेकेंडरी से लिंक्ड होगा। तो यहां पे K की वैल्यू 0 से 1 कुछ भी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन वो कितनी पास या दूर रखी हुई है, ठीक है। ओ बॉय, ये कैसे रखी हुई है? ये कॉइल ऐसे और एक कॉइल ऐसे, तो होगा क्या? इससे पास होने वाली कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन इससे पास नहीं हो रही, तो K कितना हो गया? 0 हो गया। अभी फील आई कि नहीं आई? तो पेपर में डायग्राम भी दे सकता है। एकदम ऐसे रखी हुई है, मैक्सिमम 1, ऐसे रखी हुई है क्रॉस में, ऐसे रखी हुई है क्रॉस में 0, पास पास रखी हुई, तो K की वैल्यू 0 से 1 होगी। इसको देख लो, ठीक है। अब हम करेंगे इस पे कुछ सवाल। रेडी है? रेडी है? यस सर। ये देखो भाई क्या कह रहा है फटाफट से। ओ भाई ये तो PYQ सवाल है। यस सर, कर लो जल्दी से। कितना आया? 2 coils of inductance 2 millihenry 8 millihenry are placed so close together that effective flux in one coil is completely linked with the other. ले भाई, effective flux in one coil is completely linked with the other. The mutual inductance between these coils will be L1 दे रखा है, L2 दे रखा है, M पूछ रहा है। मैं साइड में हट गया, तुम सॉल्व कर लो जल्दी से। चलते फिर, ठीक है। देखो क्या कह रहा है, M बराबर क्या फॉर्मूला होता है? K √L1 L2। यस सर। K कितना ले लूंगा? 1। क्यों? खुद ही बोल रहा ना कि प्राइमरी कॉइल का पूरा फ्लक्स दूसरी से पास हो रहा है, इसका मतलब K की वैल्यू कितनी होगी? 1। बोल नहीं रहा, खुद से समझना पड़ेगा पढ़ के। इफेक्टिव फ्लक्स इन वन कॉइल इज कंप्लीटली लिंक्ड, तो कितना हो गया? 1 हो गया। √L1 L2, L1 कितना हो गया? देखो, अरे देखो ना, 2 मिली मतलब 2 × 10 की पावर -3। यस सर। L2 कितना हो गया? 8 मिली मतलब 10 की पावर -3। कितना हो गया बेटा? M का वैल्यू कितना हो गया? 2 8 16 इंटू 10 की पावर -6। यस सर। अंडर कितना हुआ? 16 का 4, 10 की पावर यहाँ पे -6 आएगा, है ना। यस सर। 10 की पावर -3 इंटू 10 की पावर -3, 10 की पावर -6, इसका अंडर रूट आ गया 10 की पावर -3। कितना आ गया? 4 मिली हेनरी। या तो फिर आप बिना ये 10 की पावर माइनस लिए भी कर सकते हो, डायरेक्ट 2 मिली हेनरी 8 मिली हेनरी, तो आंसर भी किस में आना चाहिए? मिली हेनरी में आना चाहिए। 2 8 16, 16 का अंडर रूट हो गया 4। डायरेक्ट भी टिक कर सकते हैं बिना किसी दिक्कत के, मजदूरी से कर लिया। यस सर। और बाकी डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है क्या? एक मिनट, ये मिली को थोड़ा अच्छे से लिख दें यार भाई। डन हो गया बेटा? यस सर, डन हो गया, ठीक है। ओके चलो भाई, PYQ का सवाल है ये। एक और सवाल अभी के अभी सॉल्व करके बताओ। ये PYQ का सवाल नहीं है, पिछले सवाल में थोड़ा सा वेरिएशन दे दिया तुम्हारे भाई ने, और जो है इसके बाद चैप्टर फिनिश, ठीक है। यस सर, देख लो, कर दो सॉल्व। 2 coils of self inductance, वही वैल्यूज है, आर प्लेस्ड क्लोज टुगेदर सच दैट इफेक्टिव फ्लक्स इन वन कॉइल इज 40% लिंक्ड विद अदर। अभी तो बोला कंप्लीटली मतलब 100%, और जब भी परसेंटेज आ जाए तो अपन क्या कर देते हैं? 100 से डिवाइड कर देते हैं। पिछले केस में क्या हो रहा था मुझे बताओ गुरुजी? पिछले केस में यहाँ पे ना कंप्लीटली लिंक था, मतलब कंप्लीटली लिंक मतलब 100%। तो 100% का मतलब हुआ
परसेंट मतलब 100 से डिवाइड कर, 100/100 के का वैल्यू कितना हो गया 1। समझो, भावनाओं को समझो। तो के कितना हो गया 100%, परसेंट का मतलब 100 से डिवाइड कर दो तो कितना हो गया 1। तो गुरुजी उस हिसाब से तो यहाँ पे हाँ तो बता दो फिर कितना हो जाएगा जल्दी से। गुरुजी ये मिली और मिली है तो आंसर भी मिली में ही आएगा, बिल्कुल आएगा, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। चलो बेटा यहाँ पे देखते हैं अब m का वैल्यू कितना है बेटा, समझो भावनाओं को समझो। 40%, 40% मतलब परसेंट मतलब 100 से डिवाइड कर दो कितना आ गया m का वैल्यू 0.4। m का वैल्यू बोल रहा हूं, सॉरी k का वैल्यू, किसका वैल्यू k का वैल्यू, यहाँ पे k का वैल्यू आएगा ना, हाँ k का वैल्यू, सही बात है। k का वैल्यू कितना हो गया बेटा, परसेंट है मतलब 100 से डिवाइड कर देने का, 40/100 कितना हो गया 0.4। m का वैल्यू कितना हो गया गुरुजी k √L1 L2, हाँ सर कितना हो गया k का वैल्यू 0.4 इंटू अंडर रूट कितना हो गया 2 मिली हेनरी इंटू 8 मिली हेनरी। अच्छा एक बात बताओ, ये मिली और मिली का टेंशन तो नहीं लेना, बिल्कुल नहीं लेना साहब। कितना हो गया, ये मिली और ये मिली तो अंडर रूट के बाहर भी मिली आएगा, 2 8 जा 16, 16 का अंडर रूट 4 तो हो गया 4 मिली हेनरी। लेकिन बाहर कौन इंतजार कर रहा है बेटा, 0.4 इसका घात लगा के इंतजार कर रहा है, बोल रहा है तू बाहर तो निकल एक बार। 0.4 इंटू 4 कितना हो गया 1.6 मिली हेनरी, 1.6 मिली हेनरी। दिस इज योर आंसर। क्या बोलती पब्लिक, यस सर फर्स्ट ऑप्शन सही है बेटा, सही है बेटा, ये देख लीजिए, यस सर डन, बहुत बढ़िया, वाह वाह। तो बेटा इसी के साथ ये चैप्टर फाइनली हमारा क्या हो गया बेटा, कंप्लीट हो गया। जी हाँ, अच्छा एक चीज, डीसी वाला आरसी सर्किट और डीसी वाला एलआर सर्किट में आपको ऑल्टरनेटिंग करंट के साथ ही पढ़ाऊंगा, है ना। तो आरसी सर्किट और एलआर सर्किट से वैसे सवाल नहीं आते, सालों पहले कभी कोई एक दो सवाल आए होंगे, वो सवाल नहीं आते, बट स्टिल ऑल्टरनेटिंग करंट पढ़ाने के दौरान ही मैं आपको आरसी सर्किट और एलआर सर्किट के बारे में जानकारी दे दूंगा डीसी की। बाकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब हम मिल रहे हैं नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है क्या, यस सर। तो मेरे प्यारे बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।